टाइम आतिफ अफजल क्या करेंगे और आप लोगों को इसमें से काफ़ी चीज़ें आती होंगी। सबसे पहले तो डेरिवेटिव्स हैं। एमसीक्यूज आते हैं। एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। कल मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेकेंड वीक में 2 लेयर्स होती हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ये देखो, जाइगोट, जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज, मतलब जब आपकी एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन। मैंने कहा था कि मियोसिस 1 कंप्लीट जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन और मियोसिस 2 फर्टिलाइजेशन मैम के। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। लेकिन इमरान स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, मैं कर रही हूँ, 1 मिनट। चलें, अब हो रही है? हाँ जी, अब हो रही है। अच्छा ठीक है, मैंने ना कल आप लोगों को बताया था कि एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होंगे तो फिर आपका जाइगोट बनेगा। ठीक है, फिर सेल डिवीजन्स होती हैं। तो मियोसिस 1 कंप्लीट जस्ट बिफोर ओवुलेशन एंड फिर हम मियोसिस 2 की बात करें तो वो एट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस दरमियान कुछ उसकी रेस्टिंग स्टेजेस होती हैं जैसे डिप्लोटीन और मेटाफेस वगैरह। ठीक है, और फिर वो कंप्लीट करती है। इसके बाद जब जाइगोट बन गया तो उसकी ये 2 सेल स्टेज, 4 सेल, ठीक है, 8 से 16, ठीक है, फिर उसमें ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ये वाली, ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी आ गई। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के बाद फिर क्या होगा इसका, आपकी ये जो इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस बनेगा। जो इनर सेल मैस है वो है एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जो आउटर सेल मैस है वो है ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मैस और एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से क्या बनेगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ट्रोफोब्लास्ट से बनाएगा आपका ये जो है आपकी ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, उनसे वो इस ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू से बनेगा। साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो इनर लेयर है और जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है वो आउटर लेयर है। द प्लेसेंटा, जब हमने पढ़ा है ना, प्राइमरी विलस होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। तो जब आपका साइटो और सिंसिटियो, साइटो प्लस सिंसिटियो प्लस मीजोथीलियम, इधर सिर्फ आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा। मीजोथीलियम मतलब जब प्लेसेंटा जो फीटल कंपोनेंट है वो इन्वेड कर जाएगा विलस को, मैटरनल जो कंपोनेंट है उसको, तो ये कनेक्शन बन जाएगा, तब ये टर्शरी है। मीजोथीलियम, ये एमसीक्यू आता होता है। वैसे क्या है, इनर साइड पे साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट ये पड़ा हुआ है, साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर साइड पे, ऊपर सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट आ जाएगा। साइटोट्रोफोब्लास्ट का काम है कि ये सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये सेल्स बनाते हैं। सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट क्या है, ये आउटर लेयर है और ये कोरियोनिक विलाय की आउटर लेयर है और ये हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे कि HCG। हम कहते हैं ना कि जब आपकी होता है ऑलमोस्ट 8 to 12 वीक्स के बाद प्लेसेंटा HCG रिलीज कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह रिलीज कर रहा होता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। उससे पहले कौन कर रहा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। और सेकंड और थर्ड में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में भी कौन सा कंपोनेंट, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। तो इसकी बाज़ दफ़ा वो अरेंजमेंट पूछता है आउटर से इनर की तरफ। ये मेसोथीलियम को इन्वेट कर लिया विलाय की, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये हो गया टर्शियरी विलाय। जो सेकेंडरी विलाय है उसके अंदर आपके पास मेसोथीलियम नहीं होगा, तब उसने इन्वेट नहीं किया होगा वेसल्स को। ये जो हैं प्री एक्लम्पशिया वगैरह, उसमें भी बेसिकली जब इन्वेजन होता है ये मेसोथीलियम वगैरह का, तो यहाँ पे डिफेक्टिव अगर हो तो फिर एक्लम्पशिया वगैरह, प्री एक्लम्पशिया डेवलप करता है। एक क्वेश्चन आता है कि फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा को क्या कहते हैं और मैटरनल को। मैटरनल को कहते हैं डेसिडुआ बिज़ैलस और फीटल को कहते हैं कोरियोनिक कोरियोनिक फ्रेंडोजम। फ्रंडोसम। बिल्कुल ठीक है, ये एमसीक्यू बहुत आता था हमारे ज़माने में जब हम रिपीटर थे। अब मैंने इन
इसके 19 में भी नहीं देखा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी हमारा पेपर बहुत मुश्किल आएगा, ये शायद पढ़ा हुआ था, वन लाइनर्स थे, तो वो वन लाइनर्स काफ़ी दफ़ा रिपीटेड थे, बट प्रैक्टिस करते जाएं और यही चीज़ें आएंगी, बस थोड़ी सी घूम घूम कर। तो उधर अपने नर्व्स के ऊपर काबू करना है बस। अभी देखें, अनफर्टिलाइज्ड, फिर फर्टिलाइज्ड, फिर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, मोरूला, मोरूला के बाद ये 16 सेल, ठीक है। फिर आप ब्लास्टोसिस्ट कैविटी आ गई, ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये देखो यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे आकर इसने एम्बेड कर दिया, एंडोमेट्रियम को के साथ इसने कनेक्शन बना लिया। ये था 1 वीक। सेकेंड वीक में जब साथ ही आपकी इनर सेल मैस, ये वाला, ये इनर सेल मैस और ट्रोफोब्लास्ट, फिर इसके बाद जो थर्ड वीक होगा उसमें फिर आपका ये वाले कंपोनेंट्स एक्टो एंडोर वो सारा मीजोडर्म वगैरह दे देगा। अब हम आगे चलते हैं, ये थी बेसिक एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, सिस्टम्स की नहीं, जनरल जिस तरह एम्ब्रियोलॉजी होती है। अब आ जाती हैं, ये हमने देखना है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, सीलोम्स को ठीक कैविटीज, ठीक है। मीजोडर्म तो पता है कनेक्टिव टिश्यू और ये बोन्स और ये सारा कुछ इधर से बनता है। और फिर है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट तो हमें पता है, लैटरल प्लेट मीजोडर्म। अब ये देखें, एक निमोनिक है, एक्स्ट्रा मी चौधरी, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम से मीजोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहाँ से आता है? एपीब्लास्ट से। इसी तरह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहाँ से आता है? हाइपोब्लास्ट से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मी जो आपका ई से एपीब्लास्ट वो देगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इसी तरह जो आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है वो देगा आपका हाइपोब्लास्ट। रह गया इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ये होती है लेटरल प्लेट मीजोडर्म। लेटरल प्लेट मीजोडर्म का अगर डिफेक्ट होगा, डिफेक्टिव है, तो फिर ये क्या करेगा? लिम्ब की फॉर्मेशन नहीं होगी ठीक से, एब्सेंट होगा एमेलिया, ठीक है, या स्मॉल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक ये चीज़ है। दूसरा, लिम्ब की डिफॉर्मिटी किससे एसोसिएटेड है? एमनियोटिक बैंड। बेसिकली ये क्या होता है कि एमनियोटिक बैंड होता है, ये फुट है, इसके फुट के गिर्द ये एक सर्कल सा, जिस तरह हम कहते हैं एजेनेसिस कर देगा, ठीक है, एयर ट्रॉफी करके तो एजेनेसिस। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं, ये होगी, ये 3 चीज़ें याद होगी, ये इधर ही याद करनी है, इसके बाद कोई टाइम नहीं है। इसके बाद अगर बुक खोलोगे टाइम ज़ाया करोगे। अगर ये 3 पॉइंट्स हो गए तो फिर आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आगे एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। मैंने कल बताया कि ये किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रीनल्स पड़े होते हैं, ठीक है। एड्रीनल्स का बेसिकली एक ऐसे ऐसे शेप होती है, इसके अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स अंदर होगा, मेड्यूला अंदर होगा, मेडुला। मेडुला और बाहर कॉर्टेक्स। मेडुला से आपकी कैटाकोलामीन्स आती हैं, एपी, नॉर एपी। ये मुझे बताओ कि जो मेन 1 सिंड्रोम होता है वो, दूसरा फियोक्रोमोसाइटोमा, साइटोमा, ठीक है, ये मेडुला से एसोसिएटेड है। एक चीज। अब कॉर्टेक्स की बात करते हैं। कॉर्टेक्स की 3 लेयर हैं, जी, एफ, आर, ग्लोमेरुलोसा, वेसिक्युलेटा, रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से क्या रिलीज होगा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन। हाँ जी, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जो कि है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, अगर, चलो उसमें नहीं जाते, बाद में करते हैं। वेसिक्युलेटा, इसमें से क्या होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड
कॉर्टिसोल, सुबह मैंने इसका एक पॉइंट कराया था। ये वाला एल्डोस्टेरॉन का, एडिसन्स में क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स कम होंगे, लिम्फोसाइट्स इओसिनोफिल ज़्यादा होंगे, जबकि कॉर्टिसोल में न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे, लिम्फोसाइट इओसिनोफिल कम होंगे। ठीक है, ये बस इससे एक रैंडम पॉइंट याद आ गया। और एंड पे क्या आ गया? लास्ट फोर्थ थर्ड रेटिकुलरिस, इससे क्या आएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डाइहाइड्रो एपी हाँ जी, एंड्रोजेंस आएंगे इनमें से। ठीक है, सेक्स हार्मोन जोन से। अच्छा, यहाँ पे ये इतना हो गया। अभी हम आ रहे हैं वापस इसकी मीजोडर्म और उसके ऊपर, तो सॉरी डेवलपमेंट की तरफ। तो मेड्यूला जोन से है वो किससे आ रहा है? मैंने यूँ रखा था एम के बाद एन। तो जो आपकी मीजोडर्म है वो आ रही है, सॉरी मेड्यूला वो आ रहा है न्यूरल क्रस्ट सेल से, और जो कॉर्टेक्स है वो कहाँ से आ रहा है? वो आपकी आ रही है, जैसे एम एन है तो सी एम एन, कॉर्टेक्स मीजोडर्म से, मेड्यूला न्यूरल क्रस्ट सेल से। ठीक है, ये वाले 2 पॉइंट्स हो गए, एक एक्स्ट्रा मी चौधरी और एक ये सी एम एन। थम्स अप कुछ, चलें आगे? ओके, ये मैंने ना आप लोगों से भी टेबल गायब करके तो पूछना है। अच्छा, मेड्यूला तक हो गया, अब आ जाते हैं ब्रेन के ऊपर। पायामेटर का हमने क्या क्या पढ़ा तक? मुझे पायामेटर का बता दो। डॉक्टर आयशा कह रही है आवाज डिस्टरप्टेड है, आवाज डिस्टरप्टेड आ रही है? नो मैम। अच्छा, ओके। डॉक्टर आयशा मैं ना इसका रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ठीक है? अच्छा, ये पायामेटर है। अभी पायामेटर का हमने क्या कहा था? कैलवेरिया से एक्सटेंड करता है, फिशर ऑफ द ब्रेन, कैलवेरिया, गायराई एंड फिशर। ठीक है, इसके बाद आगे चलो, ब्रेन से आकर ये फिर L1 जहाँ पे क्या कोनस मेडुलरिस ये खत्म हो जाएगी। तो डैप है ना एक, पैड डैप जिस तरह भी ड्यूरा रेक्नॉइड पाया, ये इन से आउट है या आउट से इन है? आउट से इन। आउट से इन पहले पाया, फिर रेक्नॉइड, फिर डैप। ठीक है, और अगर अंदर से बाहर जाएंगे तो डैप है। ठीक है, बाहर से पैड है, अंदर से डैप है। अब जब पाया हो गया, पाया L1 पे आके खत्म, तो पाया बेसिकली कहाँ से आ रही है आपकी? पाया और रेक्नॉइड PA। ठीक है, तो आपने यूं याद रखना है, पैन। ठीक है, पैन डीएम, हम कहते हैं ना डीएम करें जी, मैसेज करें, तो हमने एक पैन का मैसेज किया कि हमने ऑर्डर किया पैन। ठीक है, तो पैन डीएम, पी से हो गया पाया, ए से हो गया एरेक्नॉइड, एन से हो गया न्यूरल क्रिस्टल्स, डी से हो गया ड्यूरा, और वो हो गया एम से मीजोडर्म। अच्छा चले, अब ये वाला पॉइंट हुआ है। डॉक्टर आयशा अभी हमने थोड़ा सा एक निमोनिक बनाया है, पैन डीएम। ठीक है, कि हम डीएम करते हैं मैसेज, तो हमने एक मैसेज किया कि हमें एक पैन को ऑर्डर करवाना है। ठीक है, तो डीएम से ड्यूरामेट्रेज मीजोडर्म। ठीक है, पीएन पाया एंड एरेक्नॉइड आर न्यूरल क्रश सेल्स। अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, तो हम आगे चलते हैं। मैंने उस दिन कहा था कि जब हम जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर निम्रा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं आगे कि हमने जब एलपी करनी है, वही वाला पॉइंट कि L1 L2 L3 लेवल में, L1 और L2 एडल्ट में, लोअर बॉर्डर ऑफ L1, अपर बॉर्डर ऑफ L2, चिल्ड्रन में लोअर बॉर्डर ऑफ L2, अपर बॉर्डर ऑफ L3। ठीक है, हम LP करते हैं। लिगामेंटम फ्लेवम पियर्स लास्ट। ठीक है, और ये क्या करता है? पेडिकल्स को ज्वाइन करता है, सॉरी पेडिकल्स नहीं, लैमिना को। L से लैमिना, L से लिगामेंट फ्लेवम। चलें, अभी हमारे पास आगे चलते हैं।
श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। श्वान सेल्स क्या है? एक होती है सोमा, जिसे कहते हैं सेल बॉडी। इसके होते हैं डेंड्राइट्स और आगे होता है एक्सॉन। ठीक है, ये मैसेज लेकर आते हैं, ये मैसेज लेके जाता है टू इफेक्टर ऑर्गन्स, जैसे मसल्स हो गए हैं, कुछ भी। एक होती है माइलिनेटेड, एक होते हैं अनमाइलिनेटेड। ये एक्सॉन है लॉक, जहाँ पे जंक्शन ऑफ बॉडी एंड एक्सॉन होता है। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होता है। यहाँ पे क्या डेफिशिएंट होता है? रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? बेसल ग्रेन्यूल्स में। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अब एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होना है। ये बेसिकली माइलिनेशन है, और ये और नोड टू नोड आपका एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा। इसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, और इन्हें माइलिनेशन कौन कर रहा है? श्वान सेल्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब वो कहते हैं श्वान सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? सीएनएस। बेसिकली श्वान सेल्स न्यूरल क्रस्ट सेल्स से आ रहे हैं। सीएनएस, ठीक है, श्वान सेल्स न्यूरल क्रस्ट, एनसी, ठीक है, न्यूरल क्रस्ट सेल से आ रहे हैं, सीएनएस एक चीज। और नॉट न्यूरल ट्यूब से आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आ रहे हैं। सीएनएस नॉट, ठीक है, श्वान सेल्स न्यूरल क्रस्ट सेल्स, नॉट से न्यूरल ट्यूब से आपके आ रहे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये मुश्किल था, सीएनएस नॉट से इसको याद कर लो। हम आगे चलते हैं, अगला करते हैं फिर। अब ये 2 पॉइंट्स हो गए, मजीद आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये रीनल एजेनेसिस रिजल्ट्स फ्रॉम, ये हमें आया था। फेलियर ऑफ यूरिटेरिक बर्ड टू रीच मेटानेफ्रिक मेसोडर्म। ठीक है, हम ना रीनल सिस्टम की पूरी डेवलपमेंट करेंगे। तो बेसिकली ना रीनल सिस्टम में प्रो, मेटा और मीजोनेफ्रॉस होती है। ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, तो यहाँ से प्रो बेसिकली रूडिमेंट्री होती है और ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब मेटा और मीजोनेफ्रॉस है। मेटा नेफ्रिक डक्ट जोन सा है, और जो मीजोनेफ्रिक है, इनमें से एक एक्टिंग करेगा कि जी फॉर टाइम बिंग वो रीनल सिस्टम की डेवलपमेंट में, और फिर उसके बाद जोन सी ये उसकी डेवलपमेंट में आ जाएगा मेटानेफ्रिक। मीजोनेफ्रॉस फॉर टाइम बिंग उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, थोड़ी देर के लिए अपना एक्शन करेगा, फिर मेटानेफ्रॉस उसकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट करवाएगा, जो एक्चुअल डेवलपमेंट है रीनल सिस्टम की। अब जो मेटानेफ्रॉस है वो क्या है कि मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल होती है, डक्ट होती है वहां से। ठीक है, और एक होता है वेजिकल। वेजिकल से आपकी ये जो कलेक्टिंग सिस्टम है ना, जिसमें आपकी पीस, नहीं नहीं, एक वेजिकल सिस्टम होता है, एक ये ट्यूब्यूल होते हैं। वेजिकल से आपकी ये सारी ग्लोमेरुला, कलेक्टिंग सिस्टम, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, जबकि कलेक्टिंग डक्ट और बाकी सब ये आपका मेटानेफ्रॉस से आएगा। इसमें एमसीक्यू क्या है? इसमें एमसीक्यू था ये मेटानेफ्रिक मीजोडर्म का, कि मेटानेफ्रिक मीजोडर्म अगर यूरिटेरिक बड तक नहीं जाता। यूरिटेरिक बड क्या होता है? जो आपका रीनल पेल्विस है ना, ये किडनी है, ये रीनल पेल्विस है, ये वाला। फिर यूरिटर आ रहा है, इधर आपके माइनर और मेजर पेपिला है। ठीक है, इधर आपकी पड़ी हुई है, इधर आपका पड़ा हुआ मेड्यूला। अभी जो मेड्यूला का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपकी ये
डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स पड़ी हुई हैं ऐसे। ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। एक कॉर्टिकल होती है, कॉर्टिकल की लूप लंबी होती है। ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं मेडुलरी वाला, और जो कॉर्टिकल वाले हैं वो ऐसे जितना नहीं उसका कॉन्सेंट्रेटेड होता। तो ये जितना भी यूरिन है ना, यहाँ से सारा मेजर और माइनर कैलिसेस में जाएगा, वहाँ से रीनल पेल्विस, वहाँ से यूरेटर में। तो ये यूरेटेरिक बड एक पोर्शन है जो कि ये कलेक्टिंग सिस्टम बना रहा है, और ये जो नेफ्रॉन्स इटसेल्फ हैं ये वेजिकल से बन रहे हैं, और इसके बाद ये जो किडनी है ये मेटानेफ्रॉस से बना रहा है। तो अगर ये जो यूरेटेरिक बड है ये वाली, ये ही मेटानेफ्रिक मेसोडर्म को जहाँ से किडनी डेवलप कर रही है, और ये मेडुला नहीं पहुंच पा रहा, तो ये रीनल एजेनेसिस हो गया ना, ये वाला सिस्टम कनेक्शन ही खत्म हो गया। तो ये इसने बताया हुआ है। अब ये समझ नहीं लगता बच्चों को, ठीक है। ये हो गया आपका रीनल एजेनेसिस। 2 किडनी विद 2 यूरेटर, मतलब कि ये क्या हो गया, एक यूरेटेरिक बड है, ठीक है। अगर उसकी डिवीजन डबल होगी, जैसे आलू देखा कभी, आलू होता है ना ऐसे सादा सा, बाज़ दफ़ा उसके ऊपर एक बड बनी होती है, ठीक है। तो वो डिवीजन हो गई, डबल अर्ली डिवीजन हो गई, ठीक है। बाज़ दफ़ा ट्विन्स में भी ऐसा होता है, वो डिवीजन आपकी 2 होनी थी, उसी लेवल पे 4 हो गई और फिर वो ट्विन्स हो जाते हैं। तो इस तरह हो गया आपका 2 किडनी विद 2 यूरेटर एंड पेल्विस रिजल्ट फ्रॉम अर्ली डिवीजन ऑफ यूरेटेरिक बड। इधर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये हॉर्सशू किडनी, इसके असेंट को कौन प्रिवेंट करती है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। जी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी? सुबह हमने पढ़ी। है है इंटरनल एलिक। इंटरनल आइली की कंफर्म है? नहीं, मैं कंफर्म नहीं है। अच्छा, सुबह वैसे हमने वो जो 3 आर्टरीज पढ़ी थी उसमें कौन-कौन सी आर्टरीज थी? सुपरफिशियल, एपिगैस्ट्रिक, फेमोरल का पूछा था। फेमरल का पूछा था जो कि एक्सटर्नल से था, ठीक है। फिर एक्सटर्नल वाले से हमने जो ब्रांच पढ़ी हुई थी वो नहीं थी इंटरनल इलियक की? हाँ जी, बताएं तो। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक की जो ब्रांचेस है ना मोटी-मोटी, वो याद करके आनी है, ठीक है। अभी इसका जवाब कौन देगा? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल की या इंटरनल की? मैम एक्सटर्नल एलिक। एक्सटर्नल आइलिड। एक्सटर्नल की है, सुबह हमने एक्सटर्नल ही किया था क्योंकि उसके ऊपर लिखा था, और नीचे पे मैंने ऐसे करके एरो बनाया था कि फेमरल भी जोन सी है वो एक्सटर्नल इलियक से है, ठीक है। अभी इसको नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। अच्छा, हेपेटोसाइट डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? अच्छा ये देखो, हम हुक्म करते हैं ना, हुक्म, आपने हेकम करना है, ठीक है। हेपेटोसाइट फ्रॉम, अब एक्टो है या एंडो, देखो जीआईटी जितना है ना, म्यूकोजा वगैरह, एंडोडर्म, ठीक है। तो ये एच ई ई क्या है इसका, एंडोडर्म है, इसलिए एक्टो के साथ मिक्स नहीं करना। के से कुफर सेल्स हैं, वो हैं आपके मीजोडर्म से, ठीक है। हुक्म तो हैकम, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। अच्छा चलें, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर डिराइव फ्रॉम, देखो एक ये पूछता है, एक पूछता है ट्राइगॉन, ट्रिम, ट्रेंड, ट्रिम क्या है, टी आर आई इज ट्राइगॉन, इन्वर्टेड वैसे होता है, ऐसे होता है, ट्राइगॉन ऑफ द ब्लैडर दैट इज फ्रॉम मीजोडर्म। एम, ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब है टी आर से ट्रांजिशनल, ई से एपिथेलियम, एंड से एंडोडर्म, ठीक है। ये वाला वो पूछता है, ये काफी आता है, ट्रिम, ट्रेंड। तो ये हो गया आपका
ट्राइगॉन, मेसोडर्म और ट्रेंड इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंडोडर्म से। बार जब वो पूछते हैं होता क्या है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम, कहाँ होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम? यूरेटर में और दूसरा ब्लैडर में, इसके अलावा कहीं नहीं होती। क्यूबॉइडल सेल्स की 4 to 5 लेयर्स होती हैं। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है ये कॉम्प्रेस हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। और ये डोम शेप होती हैं, डोम शेप, गुंबद टाइप, ठीक है, डोम शेप। ये इसके फीचर्स हैं, ये एमसीक्यूज से रिलेटेड आते हैं। अब आगे करते हैं, ये बहुत इजी है, मैंने उस दिन कराया है। कर्लिंग अल्सर्स किधर होंगे? कर्लिंग, इनहेलेशनल, बर्न, मैंने उस दिन बर्न बताया था। और मार्जुलिन भी इसके साथ आएंगे, बर्न के साथ। मार्जुलिन लिखे हुए, ये देखो ये लिखे हुए, बट इट्स एक्सटर्नल बर्न, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन को लीड करेगा ये, ठीक है। कुशिंग अल्सर मैंने ब्रेन इंजरी का, जिसमें रेज्ड आईसीपी, हम वैसे भी कुशिंग में होता है ना। कुशिंग ट्राइड आता है किसी को? आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। आईसीपी रेज हो गया, हाइपरटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपरटेंशन हो, ठीक है। और हार्ट रेट को क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया। हाँ ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। ये इस तरह पूछते हैं। अब वो इसका क्या एमसीक्यू पूछता है, ब्रेडिकार्डिया दिया होता है और आईसीपी दिया होता है, शायद हाइपरटेंशन दिया होता है एमसीक्यू में। ऐसे ना उसने 3 चीजें दी होती हैं और कुशिंग का साथ में पूछ रहा होता है, या बाज़ दफा कुशिंग एमसीक्यू में आता है, ये भी एक एमसीक्यू आता है कुशिंग का। मार्टोरल्स अल्सर, मैंने कहा था मर्डर, मर्डर, हाइपरटेंशन, ठीक है। फिर एक था मेलेनीज, वो नहीं लिखा हुआ, मेलेनीज किसका था? मिलने वाले मेलेनीज, गले मिलने वाले। नहीं, वो एरोबिक वाला था। हाँ जी, एरोबिक क्या ऑर्गेनिजम्स ना, बैक्टीरिया वगैरह। डॉक्टर सामा ने मेंशन किया जी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, डीप सर्कमफ्लेक्स, इलियक आर्टरी जो कि अपेंडिक्स की तरफ जाती है, एंड फेमरल आर्टरी आर द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल इलियक। और जो डीप सर्कमफ्लेक्स है, अगर उसके साथ आपको अपेंडिक्स के लिए आए इंफीरियर, सॉरी वो अपना इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इज ग्रेटर देन डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। चलिए अब आगे, अब हम आते हैं, मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ डिडेनल अल्सर इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिडेनम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडेनम किसका लोअर बॉर्डर बनाती है? जी बता दो कोई। कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर। कॉर्डेट ऑफ लोब ऑफ लिवर तो हो गया, वो फोरामेन कौन सा था? ये मैंने लेसर मोमेंटम बनाया है। इधर एक होता है आपका लेसर मोमेंटम को कनेक्ट कर रहा होता है, इसको क्या कहते हैं? वो था फोरामेन ऑफ विंसलो, याद आया? एपिप्लोइक फोरामेन। ये कौन सा है इसका पार्ट? ये जो इंफीरियर पार्ट है एपिप्लोइक का, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडिनम। जो कॉर्डेट लोब आपने बोला है वो सुपीरियर पार्ट, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या होगा? एंटीरियरली चलो कर लेते हैं। इधर क्या पड़ी हुई है? इधर आपके पास पोर्टल ट्राइड पड़ा हुआ है, बीपीएच बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी। और पोस्टीरियरली क्या जा रही है यहाँ से आईवीसी, इंफीरियर वेना कैवा। ये हर दफा भूल जाते हो, एपिप्लोइक फोरामेन। जी डॉक्टर सामा, ठीक है, ये नहीं भूलना, इसको बार बार ड्रॉ करो। मुझे आज सब ने ग्रुप में भेजना है बनाकर, सब ने नहीं किया तो मैंने कल डॉक्टर एसएन को कहना मैं छोड़ रही हूँ, ये बनाकर भेजना।
अच्छा चलें आगे चलते हैं। परफोरेशन ऑफ पोस्टी, अच्छा फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडेनम इज सप्लाइड बाय व्हाट? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर्स। परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ डिडेनम ब्लीड्स बाय गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, जबकि स्टमक में क्या होगा? स्टमक बेड Splenic artery. Splenic splenic artery. splenic artery. Most common location of gastric ulcer near incisura angularis on lesser curvature. तो ये होता है आपका स्टमक, ये इधर इंसिसुरा, बल्कि जहाँ से ये फर्स्ट, हाँ ये इंसिसुरा एंगुलरिस, फिर एंट्रम पाइलोरिस वगैरह आएंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये ब्लीड करता है, यहाँ पे सॉरी अल्सर बनता है। परफोरेशन ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ बॉडी, अब देखो एक है स्टमक का जो आपका पोस्टीरियर वॉल, एक है आपका लेसर कर्वेचर। ये जो ये वाला लेसर कर्वेचर है, इसकी हमने सप्लाई क्या की थी? अपर वाली लेफ्ट Short gastric. Left gastric artery है and short gastric artery supply करेगी other. अच्छा शॉर्ट गैस्ट्रिक किधर से आती है? शॉर्ट गैस्ट्रिक कहाँ से आती है? शॉर्ट गैस्ट्रिक स्प्लिनिक की है, जो ये फंडस ग्रेटर कर्वेचर को दे रही है, ठीक है। ये नहीं करेंगी। लेफ्ट गैस्ट्रिक है जो कि लेसर कर्वेचर को कर रही है। एक ये, एक जो डॉक्टर किसी ने कहा था कल मुझे, राइट गैस्ट्रिक, जो कि आपकी कहाँ से आ रही है? Hepatic से. हेपेटिक से आ रही है, कॉमन हेपेटिक से आ रही है। लेफ्ट गैस्ट्रिक कहाँ से आ रही है? सीलिएक से। शॉर्ट गैस्ट्रिक कहाँ से आ रही है? Lyric. स्प्लेनिक, ठीक है। अब ये मिक्स नहीं करना, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक वाला ना मिक्स नहीं करना, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। आज हमने ये मिक्चुरेशन, एड्स, जीआईटी और मेलिग्नेंसी तक करना है, ठीक है। हम रोज इसके पॉइंट्स क्या करेंगे, थोड़े थोड़े करके, और अगले दिन सुना करेंगे, बल्कि जाने से पहले ही सुना करेंगे। अभी करने से पहले ये समझ लो, मेरा ख्याल है सब ने ये वाला लेक्चर लिया था, ये जहाँ पे हमने इसको किया था यूरेथ्रा को। आते हैं यूरेथ्रा के पार्ट्स, हैं मैं एक दफ़ा बता दूं। एक दफा रिवाइज करवा दो लोग. ओके, ये ब्लैडर आ गया, ये ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर हो गया। मेल की अब बात हो रही है, ये आ रहा है प्रोस्टेट पड़ा हुआ है। हमने सुबह क्या पढ़ा है कि जो सेमिनल फ्लूइड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो कहाँ से आते हैं? Prostatic fluids. नहीं वो नहीं, सेमिनल वेसिकल से आते हैं, ठीक है। प्रोस्टैटिक फ्लूइड इज समथिंग एल्स, उसमें फ्रुक्टोज रिच होता है, ठीक है। अच्छा प्रोस्टेट आ गया ये। अब प्रोस्टेट के साथ है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट इज मेम्ब्रेनस पार्ट। फिर इसके बाद ये है, ये वाला पार्ट जो कि है स्पॉन्जी। स्पॉन्जी और बल्बर में क्या डिफरेंस है? बल्बर यूरेथ्रा और स्पॉन्जी यूरेथ्रा में क्या है, या पेनाइल और बल्बर में क्या फ़र्क है? इन दोनों में से किसी एक का नाम ना कॉमन है, या स्पॉन्जी या पेनाइल। अच्छा तो ये स्पॉन्जी यूरेथ्रा हो गया, इसके बाद आगे पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। तो 1 मेम्ब्रेनस 2 स्पॉन्जी 3 और पेनाइल 4, ठीक है। अब हमने इन पार्ट्स के अकॉर्डिंगली इंजरीज करनी है, और इन पार्ट्स के अकॉर्डिंगली हमने इनकी देखने के फ्लूइड कंटेंट कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ इससे पहले हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स करते हैं। देखें एक होता है स्टिमुलेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। तो जो पॉन्स है ना वो स्टिमुलेट करेगा। पॉन्स, पी फॉर पॉन्स, पी फॉर पी, ठीक है। पी इज लाइक यूरिन करना, तो ये पॉन्स स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। जबकि मम्मी जोन सी है ना मना करती हैं कि भाई बेड पे यूरिन नहीं करना, मम्मी मिड ब्रेन इज इनहिबिटरी, ठीक है। ये 2 सेंटर्स हो गए। अब आगे चलते हैं।
सबसे बड़े ना हमारे ब्रेन में दादा जान जो घर के सरबराह है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। जब तक उसने आपको कमांड नहीं करना, उसने प्रोसेस नहीं करना, सब कुछ इकट्ठा नहीं करना, इकट्ठा करके वही रखते हैं ना, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हमारे दादाजी हैं जिन्होंने सारी प्रोसेसिंग करनी है। फिर प्रोसेस करके ये मैच्योरेशन का स्टिमुलेशन है, इनहिबिशन है ये, फिर वो पॉन्स और मेड्यूला उसको करेंगे। अब आगे चीज़ें हैं कि इसकी नर्व्स कौन कौन सी हैं। पहले नर्व्स के नाम देख लो। एक होती है इलियो, एक होती है आपकी पेल्विक, ठीक है, जो कि आगे से आपको देगी, एक सेकेंड ये तो पिक्चर पे आने दो मुझे, ये पेल्विक जो कि पैरासिम्पथेटिक है। दूसरी है आपकी हाइपोगैस्ट्रिक, मैंने इलियो हाइपोगैस्ट्रिक से याद रखा हुआ था तो मुझे बार बार वो याद आ रहा था। हाइपोगैस्ट्रिक इज आपका सिंपथेटिक, ठीक है। फिर तीसरा आपके पास आ जाती है प्रूडेंडल। मैंने कल भी कहा कि जितना पेरिनियल एरिया है ना वो प्रूडेंडल है और ये वॉलेंट्री कंट्रोल है, जिसकी है S2 S3 S4 डर्माटोम, ठीक है। ये किसको कंट्रोल किए हुए हैं? ये देखो, एक्सटर्नल स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन इसके कंट्रोल में, और ये वॉलेंट्री कंट्रोल है। और कौन से रिसेप्टर्स हैं? निकोटेनिक। प्रूडेंडल की नेचर है पैरासिम्पथेटिक निकोटिनिक, एक चीज होगी। अब आगे आ जाओ, पेल्विक नर्व। पेल्विक नर्व है पैरासिम्पथेटिक। हमने जब सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक की बात की थी, एक जीआईटी की सिक्रीशंस होती हैं, एक यूरिनरी होती हैं। फाइट और फ्लाइट में सारी चीजें ज्यादा हो जाएंगी एक्सेप्ट ऑफ जीआईटी सिक्रीशंस को जी जी कम कर देगा। और यूरिनरी सिस्टम को क्या करेगा? उसको भी इनहिबिट कर देगा। कम कर देगा, ठीक है। तो सेम चीज है, इसके ऑपोजिट पैरासिम्पथेटिक जीआईटी को ज्यादा कर देगा, यूरिनरी को और सिक्रीशंस को, एक्सेप्ट ऑफ स्वेट वो कौन से थे? स्वेट ग्लैंड्स ही थे मेरा ख्याल है, चलो उसको देखते हैं। सिंथेटिक में मैम स्वेट ग्लैंड्स को ही वो इंक्रीज करता है, बाकी सारे सिस्टम को एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है। अच्छा, मैं स्वेट और ना स्लाइवरी को मिक्स कर रही थी, ठीक है, वो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये बार बार रिपीट करते रहोगे याद रहेगा, नहीं तो ऐसे भूलना स्टार्ट हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, वो सिंपैथेटिक में एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, उधर सिक्रीशन ज्यादा होंगी, रेस्ट ऑफ ऑल में कम हो जाएंगी। और पैरासिम्पैथेटिक के इसका ऑपोजिट है, एक्सेप्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, ये ना एमसीक्यू भी आता है, एक्सेप्ट ऑफ स्लाइवरी स्वेट ग्लैंड्स पैरासिम्पैथेटिक कॉजेज व्हाट? इंक्रीज सिक्रीशंस, ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट आता है। अच्छा चलो, अब पॉन्ड्स ने स्टिमुलेटरी किया, स्टिमुलेशन में अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक है। अगर तो लेट्स सपोज हम पैरासिम्पैथेटिक की तरफ आते हैं, वो पेल्विक नर्व के थ्रू क्या करेगा? M3 रिसेप्टर्स को डेट्रूसर मसल्स जो कि आपके ब्लैडर के मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और अगर तो हम बात करते हैं सिंपैथेटिक की, तो थ्रू T10 to L2, ये इसका सिंपैथेटिक का हमारा जो है ना सेगमेंट्स T10 to L2, उसके थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इसका कंट्रोल है। ये आपके डेट्रूसर मसल्स को रिलैक्स करेगा और इंटरनल स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अल्फा और बीटा, ये जो अल्फा 1 है ना, इसमें ना एक मेडिसिन आती है हाइड्रिन के नेम से भी, तो वो अमूमन जिन्हें ये थोड़ा सा यूरिनरी इश्यूज होते हैं उनको दी जाती हैं, तो ये देख लो, ठीक है। ये हो गया। और थर्ड आ गया आपका प्रूडेंडल नर्व जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल। अब हमने ये कंट्रोल सारे कर लिए, अब आगे चलते हैं। ये समय लगी कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, रिलैक्स कौन कर रहा है, सिक्रीशन ज्यादा कौन कर रहा है, डिक्रीज कौन कर रहा है। पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक का कॉन्सेप्ट हो गया। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो किसके कंट्रोल में? हाइपोथैलेमस या थैलेमस? एमसीक्यू है। मैम हाइपोथैलेमस। जी, हाइपोथैलेमस। 2 दफ़ा ये एमसीक्यू हमारी जो हमने इसके सीरीज़ 1 to 17 कह रहे हैं उसमें आ चुका है ये। अच्छा, अब मैच्योरेशन रिफ्लेक्स की इंटीग्रेशन किधर हो रही है? सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जोन-सा आपका S2 S3 S4, ये जो T10 to, अच्छा ये S2 S3 S4, ठीक है, ये सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में इसकी क्या हो रही है? इंटीग्रेशन हो रही है या रिफ्लेक्स इनिशिएट हो रहा है। वॉलेंट्री इनहिबिशन बाय व्हाट? एक्टिवेशन ऑफ प्रूडेंडल नर्व, अभी किया। अब ये एक नया पॉइंट है, पेन एंड फीलिंग सेंसेशन इज बाय सिंपैथेटिक, और एक इसके साथ एसोसिएटेड है आपका ट्रैक। ट्रैक का नाम बता दो। सुबह जो हमने प्रोप्रियोसेप्शन किया था वो किसका काम है?
DCML। ये भी DCML करेगा, ठीक है, पेन एंड फिलिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमारा हो गया ब्लैडर कंप्लीट, हमने डायग्राम भी देख ली। आप लोगों को ये समझ लग गया सारा? जी मैम। ब्लैडर मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते ना बता सकते। अब ये देखो, T11 to L2 हाइपोगैस्ट्रिक, S2 S3 S4 इज पुडेंडल, ठीक है। ये सारा उसने पाथ दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद पैरासिम्पथेटिक कोलिनर्जिक नर्व कौन सी है, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पेल्विक वाली। फिर सिंपथेटिक में अच्छा ब्लैडर की रिलैक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। और सिंपथेटिक में ब्लैडर की रिलैक्सेशन बाय बीटा एड्रिनर्जिक, और जो उसकी नेक है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हमने ऊपर पढ़ा है, ये इधर इस डायग्राम में, ये ठीक है। अब आगे चलो, सोमैटिक पुडेंडल नर्व, ठीक है, जो कि आपके पेल्विक फ्लोर्स को भी करेगी, लेवेटर एनाई वगैरह को भी, और साथ में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को भी। अब हम आते हैं आपके इसके रिफ्लेक्स के ऊपर। मिक्चुरेशन तो हो गया आपका, तो अब डेफिकेशन एक हमारे पास आता है कि हमने ग्लूटेन फ्री डाइट थी मगर फिर भी डायरिया सेटल नहीं किया, तो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज, Giardia. जी हाँ जी, जार्डिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, defecation is initiated by mass movement of the content, fecal content। दूसरा है इनिशिएटेड बाय, इनिशिएट, हमने इनिशिएटिव लेना होता है ना, डिसीजन लेना होता है कि पार्ट 1 कौन सा करना है, किस आपने स्पेशलिटी में करना है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप्स करते हो। तो इनिशियल क्या, मैस मूवमेंट, हरकत में बरकत। अच्छा, और फिर कैरी करते हो, कैरियर्स क्या है, कैरियर्स यही है कि भाई आपने कौन से मीन्स करने हैं, कौन सी बुक्स करनी है, तो कैरिड बाय सैक्रल, और उसमें पैरासिम्पथेटिक, सैक्रल सेगमेंट इज पैरासिम्पथेटिक, ठीक है, कैरिड बाय सैक्रल पैरासिम्पथेटिक। अब इसमें डेफिकेशन रिफ्लेक्स, इसमें एक बेबी वाला है और एक एडल्ट्स वाला है। एडल्ट्स में रेक्टो एनल होता है, ठीक है, ऊपर रेक्टम है और फिर नीचे एनस है, ठीक है। जबकि बच्चों में गैस्ट्रो और फिर कोलिक, ठीक है, गैस्ट्रो और फिर नीचे कोलिक रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने उस दिन कराए थे, अभी फिर देख लेते हैं। मैंने पार्ट्स कराए हैं यूरेथ्रा के, बल्बर यूरेथ्रा रप्चर बिलो यूरोजेनिटल डायाफ्राम। तो बेसिकली हमने प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस, ये है यूरोजेनिटल डायाफ्राम। अब यूरोजेनिटल डायाफ्राम के ऊपर क्या पड़ा है, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है, ये वाला, ये दो पड़े हुए हैं यूरोजेनिटल डायाफ्राम के ऊपर। बाकी ये जो स्पॉन्जी और पेनाइल है, मतलब बल्बर यूरेथ्रा, ठीक है, ये आपका बिलो है। तो बिलो यूरोजेनिटल डायाफ्राम डैमेज इसका होगा, तो यूरिन किधर जाएगा, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, MDMS होता है, तो इधर था MDBS, बल्बर गोज इनटू सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, मेम्ब्रेनस जो ये छोटा सा लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये चला जाएगा डीप पेरिनियल पाउच। क्यों, ये देखो, ये बल्बर पड़ा हुआ है, सॉरी मेम्ब्रेनस पड़ा हुआ है, इसके बिल्कुल साथ ये डीप पेरिनियल पाउच है। तो MDBS, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर हो गया तो डीप में, और बल्बर गया तो सुपरफिशियल में। बल्बर यूरेथ्रा बिलो यूरोजेनिटल डायाफ्राम होगा, और जो आपका मेम्ब्रेनस है वो एट यूरोजेनिटल डायाफ्राम है। प्रोस्टेटिक, अभी प्रोस्टेट वो पिक्चर पे भी नजर आ रहा है, अबव यूरोजेनिटल डायाफ्राम है, और उसका जाएगा रेट्रो प्यूबिक स्पेस के अंदर, क्योंकि ये जैसे पाउच ऑफ डगलस है यूट्रस के पीछे बिल्कुल साथ ही ये पड़ा हुआ है, तो इसी तरह रेट्रो प्यूबिक जोन सा है ना, रेट्रो मीन बिहाइंड, प्यूबिक मतलब प्यूबिक बोन, ठीक है, तो रेट्रो प्यूबिक स्पेस में जाएगा प्रोस्टेटिक। और पेनाइल यूरेथ्रा, तो बेसिकली ये जोन सा है ना, ये वाला स्पॉन्जी, स्पॉन्जीज बल्बर। तो जो पेनाइल यूरेथ्रा है वो किधर जाएगा, जो लेंथनिंग्स है, जो मैं आप लोगों को उस दिन कह रही थी, स्क्रोटम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल,
मैंने शायद इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ग्रेटर देन स्क्रोटम कहा था, ठीक है। तो पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक होता है ना, पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक। तो पी से पिनाइल, एस से स्क्रोटम इज ग्रेटर देन इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अभी प्रोस्टेट के भी सारे हो गए, क्लियर है सबको? मैम ये प्रोस्टेट वाला बता दें दोबारा। सारा या सिर्फ प्रोस्टेटिक पार्ट? नहीं सिर्फ प्रोस्टेट अच्छा वाला। अच्छा, प्रोस्टेटिक पार्ट देखो, ये प्रोस्टेट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पेल्विक बोन पड़ी हुई है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का जब रप्चर होगा तो ये बिहाइंड प्यूबिस, ठीक है, रेट्रो प्यूबिक स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि नीचे बोनी पार्ट में नहीं है ये, ठीक है, ये आउटसाइड लाई कर रहा है, ये बोनी पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो रेट्रो प्यूबिक स्पेस में चला जाएगा वो, ठीक है, जब वो रप्चर होगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, इसके बाद थी इंजरी अबव सैक्रल सेगमेंट, इंजरी एट और बिलो सैक्रल सेगमेंट। ये मैंने उस दिन बताया, यूएस से ऑटोमेटिक, यूएस से आओ, यू से आपका अर्जेंट कॉन्टिनेंस, एस से स्पास्टिक ब्लैडर, ए से आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिक ब्लैडर, आओ में एटॉनिक, ऑटोनोमस, और ओ से ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूरोजेनिक। मैंने कहा था कि आपका जो सा है अपना, इसमें यूएसए में एस स्पास्टिक और ए से एटॉनिक, सैट कर लो, ए से एटॉनिक, एस से स्पास्टिक, ठीक है, सैट न्यूरोजेनिक, सैटरडे न्यूरोजेनिक, ठीक है। तो सैट, ये समझ लग गई? तो बाज़ दफ़ा वो न्यूरोजेनिक पूछता है, तो उसमें स्पास्टिक और एटॉनिक दोनों उठाने हैं, और ज़्यादातर वो स्पास्टिक का आता है या ऑटोमेटिक का आता है, बस ये आता है, या ऑटोनोमस आता है। अब HIV का करते हैं। ये टेबल पढ़ा है आप लोगों ने रफ़ी में? HIV डिस्ट्रॉय कैसे करेगा? CD4 सेल्स को, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, वेरिएंट्स हैं, एक HIV है, एक HIV इज वायरस, एड्स इज डिजीज होगी ना, ठीक है। अभी स्टार्ट एंटीवायरल थेरेपी इन HIV व्हेन CD4 काउंट इज लेस देन 350, ठीक है। जबकि एड्स के डायग्नोसिस के लिए काउंट क्या है कि जब आपने एड्स का डायग्नोसिस करना है तो 500 से 1500 उसका काउंट है, बट एक 200 वाला फिगर था जो मुझे ये, अच्छा इसमें छुप गया, ठीक है। डायग्नोसिस इज बेसिकली जब आपका लेस देन 200 है, ठीक है, तब ये एड्स हो गया। तो 350 से कम है तो आपने क्या करना है, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, एंटीवायरल स्टार्ट करने हैं। और एड्स कब होगा? जब लेस देन 200 काउंट रह जाएगा CD4 का। नॉर्मल जोन सा 500 से 1500 है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि बच्चों में क्या करना है, बड़ों में क्या करना है, फॉलोअप कैसे करना है, ठीक है। तो वायरल लोड के लिए हमेशा, इवन हम है पीसी भी है आपने देखना है, तो आप ये PCR जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होगा एलाइजा, ठीक है। कन्फर्मेटरी टेस्ट अब बड़ों में और बच्चों में है। कन्फर्मेटरी बड़ों में वेस्टर्न ब्लॉट और बच्चों में PCR, इवन मदर है, ठीक है, और वो सारी हिस्ट्री है, फिर भी PCR की तरफ जाना है। हेलमार्क क्या है कि प्रोलिफरेशन ऑफ वायरल T सेल्स, प्रोलिफरेशन लाइक डिवीजन, ठीक है, हुई जा रही है, तो हेलमार्क है, मतलब ये एक बहुत ज़्यादा वो है, अलार्मिंग साइन है। और ये था HIV का। जबकि एड्स का क्या है? प्रोग्रेसिव इम्यूनोडेफिशिएंसी, कि आपका ये जो सेल काउंट है यही डिक्रीज किया जा रहा है, जो कि 200 से कम हो गया, तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी कम हुई जा रही है। तो एड्स में आपका CD4 काउंट हेलमार्क है, और HIV में ये जो T सेल्स हैं इनकी प्रोलिफरेशन। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, पता है ये जो हम करते थे म्यूचुअलिज्म और ये सब कुछ, अपॉर्चुनिस्टिक जो कुछ आपसे लेता बेनिफिट और कुछ हार्म करता है, इस तरह। तो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV, तो HIV में TB है, और एड्स में नीमोसिस्टिक जिरोवेसी है, ठीक है। ये बोट शेप होते हैं, ऐसे करके आता है बोट शेप, तो जिरोवेसी जुरत वाला, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हुए?
जी डॉक्टर साहिबान। जी डॉक्टर निम्रा क्लियर। चले ओके। एंड पे आ गया कि फॉलो अप इज डन बाय CD4 काउंट, जबकि आपने अभी ये जो टेबल में है PCR फॉर वायरल लोड, ठीक है, फॉलो अप के लिए CD4 काउंट। ये मेरा हमेशा गलत होता था, मैं हमेशा आज भी उसी तरह ही है, फॉलो अप के लिए मैंने PCR, लेकिन ये CD4 काउंट है, ठीक है। प्रोग्रेशन फ्रॉम एसिम्टोमेटिक टू सिम्टोमेटिक स्टेज कैन बी असेस्ड बाय PCR, ठीक है। सिर्फ फॉलो अप CD4, रेस्ट ऑलमोस्ट PCR। सिर्फ इनिशियल जो सा आपका इलाइजा है, कंफर्मेटरी वेस्टर्न ब्लॉट है, बाकी सब ऑलमोस्ट PCR के साथ आ रहे हो आप। सिर्फ है कि फॉलो अप आपका होगा CD4 काउंट के साथ, और बाकी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है आपके एड्स में, और साथ में अपना HIV में TB, एड्स में जुरेवेसी, और अगर हॉलमार्क्स की बात करें तो HIV में T सेल्स की प्रोलिफरेशन, और एड्स में आपके CD4 काउंट का डिक्रीज होना, जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव इम्यूनो डेफिशिएंसी। चलें, अब ये हो गया। मुझे यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है? जी डॉक्टर निम्रा क्लियर। ठीक है, डॉक्टर आयशा के अलावा बाकी बताएं सबको क्लियर है? ओके, बाकी दो? जी मैम क्लियर है। ठीक है, और बाकी एक? जी मैम। ओके, डॉक्टर में दिखा इधर नहीं है, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग पे लगा के चली गई है किधर। चलें, हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं GIT पे। GIT बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पेपर B के लिए। गैस्ट्रिन, CC के, सिक्रेटिन, GIP सच नहीं, VIP का कभी कभी पूछ लेते हैं साथ में। गैस्ट्रिन G सेल से रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से? एंट्रम ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडेनम। गैस्ट्रिन का स्टिमुलस जो हम बार बार पढ़ते हैं स्मॉल पेप्टाइड है। अगर आपके पास गैस्ट्रिक एसिड नहीं है तो प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी। गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिन G सेल से रिलीज, ठीक है, हेल्प करता है उसको, HCl वगैरह इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं। तो एक तो ये हो गया अमाइनो एसिड्स वगैरह, जिसमें फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन है। एज सच नाम मैंने नहीं किधर देखा कि स्पेसिफिकली उसने नाम लिया हो कि जी ये नाम है दोनों के और MCQs में आ रहे हो, बट खैर अमाइनो एसिड या प्रोटीन के साथ ही आता है। दूसरा स्टिमुलस है इसका डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, ठीक है। तीसरा है वेगस थ्रू गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। वेगस इज 10th नर्व, ठीक है, और इनहिबिटेड बाय व्हाट? एसिड इन स्टमक। जब ऑलरेडी है तो जरूरत क्या एसिड को सिक्रीट करने का। दूसरा सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन ना लाइक काफी जगहों पे बार बार आएगा, ठीक है, मगर ये गैस्ट्रिन का इनहिबिटरी कौन है? सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन का स्टिमुलेटिंग कौन सा है इनमें से? इंसुलिन रिलीज का मैम ये सोमेटोस्टेटिन शायद। सेक्रेटिन के बारे में क्या ख्याल है? सेक्रेटिन भी करता है इंक्रीज, बिल्कुल। हाँ, देखो वो जो मैं बेसिकली ना वो जो कल परसों MCQs, मैं रिसेंट MCQs आपसे पूछती हूँ, तो उसमें सेक्रेटिन है, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन जो से ना इसका वो गैस यार इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है, और पेंक्रियाटिक रिलीज, और साथ में आपके ब्रेन से और एक और जगह गट, ठीक है, ये 3 रिलीज हैं और तीनों पे इसके अलग अलग वो हैं एक्शंस हैं, ठीक है। इसको सेपरेट रखकर तो हम पढ़ेंगे। अब CC के बताओ, CC के क्या करता है? कोलिस, इसका CC के का फुल फॉर्म क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन। कोली का क्या मतलब है? कोलिसिस्टाइटिस, ब्लैडर, ब्लैडर, वो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। हाँ ब्लैडर कोई और ब्लैडर ना आ जाए, अभी हमने यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली ये देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इसका मेन एक्शन है, ठीक है। इनहिबिट कर रहा है ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। इसका भी स्टिमुलस क्या है? स्मॉल पेप्टाइड्स वगैरह, लेकिन CC के आपको पता है ना कि बाइल एसिड वगैरह, ठीक है, ये फैटी एसिड डाइजेशन भी करते हैं, एक इसका काम है, दूसरा पेंक्रियाज का काम है, ठीक है, और आई सेल से रिलीज हो रहे हैं ऑफ ड्यूडेनम एंड जिजिनम, ठीक है। CC के इजी था। अब सेक्रेटिन का बताएं।
एस्टल्स ऑफ डिडेनम से, ठीक है। और डिडेनम में ये क्या कर रहा होता है, ये बाइकार्ब इंक्रीज, इसका ये एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि ये बाइकार्ब इंक्रीज कर रहा होता है। और इधर से आपका ये प्रोटीन एमसीक्यू आता है, इधर से सेक्रेटिन खुद आता है फॉर इंसुलिन, और इधर से ये गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन और फैटी एसिड स्टिमुलस, ठीक है, ये सारे आते हैं। जीआईपी का एज सच मैंने नहीं देखा। अब देखें ये भी है ना, जीआईपी भी सिक्रीशन कर रहा है, बट स्पेसिफिकली मैं इसका एमसीक्यू पूछ रही थी उस टाइम। अब ये वाले एक्शंस आते हैं, एक जगह आप क्या करो, स्टमक बनाओ, एक जगह आप इंटेस्टाइन बनाओ। सीसी के सबसे पहले गैस्ट्रिन आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टमक की, गैस्ट्रिक की और इंटेस्टाइन दोनों की मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरी जगह पे फिर क्या बनाओ आप, सेक्रेटिन बनाओ, ये दोनों डिक्रीज करेगा। फिर आप सीसी के बनाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टमक कम करेगा और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। मैंने वैसे जीसीएस से याद रखा था, मगर ये ना भूल जाता था, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, अब ये भूल जाता था ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज और इंक्रीज करता था। तो अगर जीसीएस से याद रहे तब, नहीं तो ऐसे कर लो, ठीक है। ये एमसीक्यूज पूछता है, ये वाले एमसीक्यूज आते हैं, ये मेरे हर दफा गलत होते थे। अच्छा चलो अब इधर आ जाओ, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस इंक्रीज्ड बाय, अब सीसीके का जीबी और ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस के साथ है इंक्रीज फैटी डाइजेशन के लिए। बाइकार्ब अभी मैंने कहा सेक्रेटिन। अच्छा ये एक एमसीक्यू आ गया नया, IP3 का एक हार्मोन बता दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। बता दो भाई कोई। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बता दिया है, उसमें दो ही तो हैं बेचारे मासूम सारे, ठीक है। तो ये सीसी के भी इंक्रीज, एक तो IP3 मैकेनिज्म कैल्शियम सीसी के, ठीक है, और दूसरी चीज होगी ऑक्सीटोसिन, ये चीजें भूल लेनी। ये एमसीक्यू आता है, ये वाला भी और उसका भी, ऑक्सीटोसिन का भी। अच्छा गैस्ट्रिन मोटिलिटी इंक्रीज्ड बाय, तो इंक्रीज में अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है, गैस्ट्रिन। अच्छा इंक्रीज लाइवली फ्लो, उस दिन मैंने कहा था ग्लॉसोफ्रेंजियल, तो ये क्रेनियल नर्व में जो 7th इज ग्रेटर देन 9, ये चीज भी देखनी है। स्लाइवरी ग्लैंड्स के मुझे बताओ हिस्टोलॉजी क्या है, एपिथेलियम। कोलमनर ग्रेटर देन क्यूबॉइडल, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट करूंगी क्योंकि बार बार आते हैं। स्वेट क्यूबॉइडल, पैलाटाइन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। लैक्रिमल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस विद डक्ट्स, पैरोटिड सीरस विद ये, ठीक है, डक्ट्स होती हैं इसमें भी। और क्या होता था, हाँ ओवरीज क्यूबॉइडल, थायराइड क्यूबॉइडल विद वेरिएबिलिटी विद फंक्शनिंग, ठीक है, कि फंक्शन के लिहाज से वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, अपनी एपिथेलियम को चेंज भी कर सकता है। एंड सेम विद ब्लैडर, ट्रांजिशनल होता है, कंप्रेस करके कम लेयर्स कर देता है इस तरह करके, ठीक है। इंक्रीज स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी एंड डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, तो ये जब आपने अपना ये किया होगा टेबल, आप इसको आराम से सीसी को पिक कर लोगे। अच्छा अब ये कुछ हैं जो मैंने कभी आज तक आते नहीं देखे, बट ये देख लेना, ये वाले 3। फंडस, फंडस में 3 लेयर ऑफ मसल्स होती हैं, इंसिसरा एंगुलरिस, एंट्रम, पाइलोरस और फिर डिनम, एंट्रम, पाइलोरस और फंडस। अच्छा वो कहता है अगर हमने फंडस को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक कॉम्प्लाइंस,
डिक्रीज हो जाएगी और जो रिसेप्टिव इसका रिलैक्सेशन है वो कम हो जाएगी क्योंकि एरिया रिमूव हो गया, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन भी गई और साथ में इसकी अपनी कॉम्प्लाइंस भी कम हो गई। ठीक है, तो कॉम्प्लाइंस इज ग्रेटर देन CR। ठीक है, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। दूसरा आ जाओ अब आप इधर एंट्रम में। अब आपने एंट्रम रिमूव किया तो ये जो गैस्ट्रिक एसिड, क्योंकि एंट्रम से क्या रिलीज हो रहा था, ये देखो ये गैस्ट्रिन। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो गया। अब पाइलोरस पे आ जाओ। ठीक है, तो पाइलोरस बेसिकली क्या करता है, इधर स्फिंक्टर के तौर पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ना। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो अगर पाइलोरस ही रिमूव कर गया, आप सॉलिड इतने आराम से नहीं पास कर सकते हो, आप फ्लूइड आराम से पास कर सकते हो, तो सॉलिड भी आराम से पास होने लग जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। सिर्फ इसमें एक मुश्किल है आपका ये गैस्ट्रिक कॉम्प्लाइंस और रिसेप्टिव रिलैक्सेशन वाला। इसको रटना ही है, रटने के अलावा कोई काम नहीं है। आपने एक बंदे से उसकी हासियत ही छीन ली जो कि कॉम्प्लाइंस थी, तो वो कैसे रिलैक्स रह सकते हैं ना। किसी से किसी का चांद का टुकड़ा ले लोगे तो यही होगा। चलिए अब आगे। इंट्रिंसिक फैक्टर आर रिलीज बाय फंडस ऑफ द स्टमक। और फंडस क्या करता है रिलीज, डॉक्टर आयशा ये जरा आप बताएं। चीफ सेल्स और वो वाला। पेराइटल सेल से HCl रिलीज करता है। ठीक है, पेराइटल सेल्स HCl हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया फंडस से। एक और चीज थी ना कुछ कि बस यही है। यही है। चलो ओके, मान लेते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया फंडस ऑफ स्टमक। इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों जरूरी है, इंट्रिंसिक फैक्टर ये डिस्ट्रक्शन हो गई हुई है। ठीक है, ये B12 की डाइजेशन, B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, वो अब नहीं हुआ तो फिर क्या हो गया, कौन सा एनीमिया हो गया। गैलोब्लास्ट। बिल्कुल, और अगर रिसेप्टर्स की भी डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से वो परनीशियस वाला भी डेवलप करेगा, ऑटोइम्यून सेल्फ डिस्ट्रक्शन ना। ठीक है, तो वो फिर ऑटोइम्यून हो जाएगा, उसमें भी इंट्रिंसिक की वो करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा जहाँ से बन रहे हैं वहाँ सेल से। अब ये हो गया। अब तीन चीजें हैं, ये भी मैंने कभी नहीं देखा, मैंने जितनी दफा पेपर दिया ये नहीं आया। कोलोस्टोमी, जिनोस्टोमी, एलियोस्टोमी। तो पहले पार्ट्स के लिहाज से स्टार्ट करते हैं। डिडेनम, ये स्टमक बहुत गंदा बन गया बट इट्स ओके। डिडेनम, जिजेनम, आइलियम और इसके बाद कोलोन। ये कितना था इसका एरिया, क्या हो गया 200। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाओ जिजेनम पे। जिजेनम रिमूव कर दिया तो जो कंपनी होती थी ना, जो जिजेनोस्टोमी तो ऑस्मोटिक डायरिया। नीचे है एलियम। ठीक है, तो वो भी ऑस्मोटिक करेगा। सी से क्लोस्टमी, एस से सिक्रेटरी, तो ये सिक्रेटरी डायरिया। तो जिजिनोस्टमी और आइलियोस्टमी ऑस्मोटिक और कोलोस्टमी सिक्रेटरी। जबकि आपकी ये जोन सी है जिजिनोस्टमी और ये वाला जिजिनोस्टमी और आइलियोस्टमी दोनों होंगे तो ये ऑस्मोटिक भी करेगा और ये सिक्रेटरी भी करेगा। ठीक हो गया, चलें आगे। ओके, जी। इसके बाद आ जाओ आप मैक्सिमम वाटर आयरन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एट ड्यूडेनम। आयरन, फोलेट, बी बाइल greater than B12, duodenum, jejunum,
ileum. अब क्वेश्चन करते हैं, आयरन एंड कैल्शियम बाय डिडेनम, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय, अच्छा एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है ये, तो ये जुजिनम में है, आयरन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक कोलॉन में भी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। एमसीक्यू वो कोलॉन के साथ देता है। आगे करो, पैसिव एल्डोस्टेरॉन इंडिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिवली एल्डोस्टेरॉन की जरूरत नहीं है, जुजिनम, और लॉस कहाँ से होता है, कोलॉन से। B12 एंड बाइल सॉल्ट, टर्मिनल आइलियम। अब देखो इसमें टर्मिनल और प्रॉक्सिमल आता है, आयरन प्रॉक्सिमल होगा, ठीक है, और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डिडेनम, और B12 वगैरह टर्मिनल आइलियम से होगा, ठीक है। B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, B12 की ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसकोबालामीन 2, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज हो रहा था, कौन से सेल से, अभी हमने जो पेराइटल लिया चीफ सेल से, चीफ सेल, चीफ सेल क्योंकि पेराइटो से तो HCl रिलीज होगा। HCl है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, अच्छा सुबह मैंने जब कह रही थी ना लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन, तो मुझे ये भूल गया था, लॉन्ग चेन वाला इलियम से होगा और शॉर्ट चेन वाले कोलॉन, तो पहले लॉन्ग चेन, पहले आइलियम आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर शॉर्ट चेन कोलॉन, ठीक है, ये आता है ये शॉर्ट चेन वाला। एक्टिव एल्डोस्टेरॉन डिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो उसने कहा है कि विदाउट एल्डोस्टेरॉन पैसिवली होगा जुजेनम से, और विद जो एल्डोस्टेरॉन है एक्टिवली वो होगा कोलॉन से। सेम है, जब पीसीटी में है ना, पीसीटी में आपका एडीएच वगैरह हो ना हो, वाटर 100% यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। डाइल्यूटिंग सेगमेंट आपका ये अर्ली डीसीटी है, और जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड है वो लूप ऑफ हेनेले है, ठीक है। तो इसी तरह के जो जिजेनम, जो आपका जिजेनम है वो पैसिवली करेगा विदाउट एल्डोस्टेरॉन, और जो आपकी वो है क्या कहते हैं आगे कोलॉन है वो आपका करेगा एक्टिवली विद एल्डोस्टेरॉन डिपेंडेंसी। मैक्सिमम फ्लूइड लॉस अभी जो मैंने कहा था कि कोलॉन से होगा, जबकि एब्जॉर्प्शन किधर से होगी, जिजिनम। अब इधर आ जाओ, पार्ट ऑफ गट रिमूव दैट कॉज फ्लूइड लॉस, ठीक है, तो गट का पार्ट रिमूव हो गया तो फ्लूइड लॉस हुआ आइलियम, क्योंकि पहले आइलियम ने जुजिनम के बाद आइलियम ने एब्जॉर्ब करना है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं है। आगे आइलियम रिसेक्शन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ फीसेस इज ग्रेटर देन डिक्रीज बाइल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, हमने B12 की इज ग्रेटर देन फिर बाइल सॉल्ट, तो बेसिकली फिर वाटर भी आ गया कि पहले वाटर, अगर वाटर कंटेंट ऑफ फीसेस बढ़ जाएगा सबसे पहले वाटर, फिर B12 को प्रेफर, फिर सॉरी फिर बाइल को प्रेफर, और फिर B12 को प्रेफर करना। एक्सप्लेनेशन पे अगर किसी ने पढ़ना तो आप लोग अपने तौर पे पढ़ लो। आगे चलते हैं, कार्सिनॉइड ट्यूमर से रिलेटेड सेरोटोनिन होता है, क्या होता है, किसी को आइडिया, डॉक्टर आयशा आपको है आइडिया? मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कार्सिनॉइड, नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अच्छा मेरा ख्याल है मैंने पढ़ा था, इसका ना एक एमसीक्यू है कि कार्सिनॉइड ट्यूमर लिखा होता है और साथ में सेरोटोनिन पिक करना होता है, ठीक है ये। अच्छा मोस्ट कॉमन साइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी इलियम है, इलियम के बाद फिर लंग्स वगैरह है, ठीक है, ये नहीं आता मगर फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, ये भूल जाएगा आप लोगों को। कार्सिनॉइड ट्यूमर इलियम इज ग्रेटर देन लंग, और फिर वो ट्रैकिया ब्रोंकाई वगैरह उसके पार्ट्स। मोस्ट, क्योंकि जीआई ट्यूमर आ रहा है, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स इज कार्सिनॉइड वाला। मोस्ट कॉमन कार्सिनॉइड सिंड्रोम ओवरऑल जीआईटी इज ग्रेटर देन रेस्पिरेटरी, ये इलियम वाली बात हुई है। अब सिंपैथेटिक इज ऑलवेज एड्रीनर्जिक, एड्रीनर्जिक मतलब नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह, सिंपैथेटिक इज कोलिनर्जिक ओनली इन स्वेट ग्लैंड्स, ये वही वाली बात जो मैं करती हूँ। अच्छा ये तो रिपीटेड है, ये तो इजी है, वो 3 मुश्किल थे। सिंपैथेटिक इज नॉट फॉर फाइट फ्लाइट, कब, इज फॉर फाइट फ्लाइट, कब,
ये क्या करता है? प्यूपिलरी डायलेशन से क्या होगा? मियोसिस कहेंगे या मिड्रियासिस कहेंगे? प्यूपिल का साइज लार्ज होना मिड्रियासिस है या मियोसिस है? मिड्रियासिस है। मिड्रियासिस है, ठीक है जी डॉक्टर सामा, मिड्रियासिस है, ठीक है। तो ये प्यूपिलरी डायलेशन एक चीज, फिर ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो सिंपैथेटिक है ब्रोंको डायलेशन कर रही है और पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वगैरह कर रही है। डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी, ये भी हमने सब किया है, ये वाली चीज़ नहीं पढ़ी थी। और ये वाली पैरासिम्पैथेटिक का क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ फंडस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी। फंडस क्या हो गया? ऊपर वाला पार्ट, नीचे बॉडी को उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रही है नीचे से, ताकि वो प्रोपेल करे आगे की तरफ, ठीक है। ऑफ स्टमक, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स रिलैक्स करेंगे, खुलेंगे, टोन कम हो जाएगी, तो आगे चले जाएगा फूड। और इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी इस तरह करेगा, और ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा और मियोसिस कराएगी, ठीक है। अब आगे करते हैं पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल एंड पैंक्रियाटिक रप्चर, फ्लूइड लीक्स इनटू। जब भी पोस्टीरियर वॉल होगा ना, तो लेसर सैक को करना है, लेसर सैक में जाएगा। और ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स थी, और जब इसको इरिटेट करेगा, पेन होगा, नॉक्शियस होगा, शदीद वाला होगा, तो इंटरकॉस्टल, लोअर इंटरकॉस्टल नर्व्स होंगी, ठीक है। ये 2 एमसीक्यूज के साथ आता है। एंटीरियर ड्यूडेनल वॉल रप्चर करेगी जब ड्यूडेनम की बात कर रहा है, फिर कहाँ जाएगा फ्लूइड? एक होता है सब फ्रेनिक स्पेस। सब फ्रेनिक स्पेस का है, फ्रेनिक मतलब रिलेटेड टू डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है, ये लिवर है, ये कौन सी स्पेस है ना, ये वाली, ये सब फ्रेनिक स्पेस, राइट। और पोस्टीरियर मतलब कि ये जो लिवर है ना, लिवर इसके ऊपर है, ये लिवर से पीछे है, ठीक है। जैसे हमने अभी वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की बात की, डॉक्टर साहब ने पूछा किधर जाते हैं, तो हमने कहा सब प्यूबिक स्पेस में, तो ये सब फ्रेनिक स्पेस में जाएगा जब एंटीरियर ड्यूडेनल वॉल है। पोस्टीरियर वाली में वो जाएगा आपके ये लेसर सैक में। अच्छा, फिर इसके बाद आएगा राइट पैराकोलिक गटर, फिर उसके बाद आएगा ग्रेटर सैक एंड राइट इलियक फोसा। ये आप लोगों ने ऐसे ही रटना है, इसको याद नहीं करवा सकती मैं, बस मैं एरियाज बता सकती थी। अब थायराइड करते हैं, ठीक है। थायराइड में क्या है? थायराइड की मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये एक कोलॉइड है, फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर ये कोलॉइड है, इसकी एपिथेलियम है क्यूबॉइडल, इसके अंदर होता है थायरो ग्लोब्यूलिन, टायरोसिन होते हैं प्लस आयोडीन, ये मेट मोनोआइडो डाइआइडो बनाएगा, ये तीनों मिलेंगे T3 बनाएंगे, ये दोनों मिलेंगे T4 बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया सिंथेसिस ऑफ थायराइड। अब ये थायराइड पड़ा हुआ है, इसके साइड पे सेल्स पड़े हैं, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स, सी सेल्स इधर से रिलीज हो रहे हैं, कैल्सिटोनिन। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज T4, सबसे ज्यादा T4 बनेगा। थायराइड हार्मोन एंटर इन सर्कुलेशन इन फॉर्म ऑफ T4, ठीक है। थायराइड हार्मोन कॉज फीटल ब्रेन डेवलपमेंट इज T3, ये ब्रेन के लिए ना ये है। क्रेटिनिज्म क्या है? क्रेटिनिज्म क्या है? कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म क्या है? क्या क्रेटिनिज्म और कंजेनिटल? when the mother is on the hyperthyroid side, तो जो बेबी होगा उनको hyperthyroidism हो सकता है due to intake of the drugs that we instilled it in these sort of women. Cretinism इसका आप ये समझ सकते हैं कि क्रेटिनिज्म इसका जब consequence है आगे, जो कि अडल्ट में मैक्सिडेमा जैसे करवा रहा होता है, और जो बेबीज होते हैं क्रेटिनिज्म करवा।
बिल्कुल, बहुत बेस्ट आंसर था। दूसरी चीज़ कि ये ब्रेन डेवलपमेंट करा रहा है, तो ये T3 से एसोसिएटेड हो गया, ठीक है? एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरॉइड हार्मोन T3 हो गया, ठीक है? फ्री फॉर्म और अनबाउंड फॉर्म इज़ एक्टिव, ठीक है? जो बाउंड है ना, बाउंड ज़्यादातर ड्रग होता है एल्ब्यूमिन के साथ ही आएगा, ठीक है? ज़्यादातर। उसमें एसिड और बेसिक वाला अलग है, ठीक है? एक ग्लाइकोज अमाइनो पता नहीं कहाँ से उसके साथ होता है, और दूसरा इसके एल्ब्यूमिन के साथ एसिडिक और बेसिक, वो भी भूला हुआ है, जब होगा देख लेंगे। अच्छा, तो ये बेसिकली एल्ब्यूमिन है, T4 ज़रा बाउंड फॉर्म में होता है। T3 ना ऐसे आवारा सा है ना, ठीक है? घूम रहा होता है हर वक़्त। तो ये कौन-सा है, फ्री फॉर्म इज़ T3, बाउंड फॉर्म ज़्यादा होती है और एक्टिव फॉर्म थोड़ी कम होती है। थायरॉइड ग्लैंड इज़ एनक्लोज्ड बाय, अब तो ये रट गया, प्रीट्रैकियल, एक्सिलरी, और वो जो हमने किया था प्री प्रीवर्टिबल। बिल्कुल प्रीवर्टिब्रल। अच्छा, मेटाबॉल और वो कैरोटिड शीथ वाला क्या था, कुछ याद है? वो एक और भी किया था ना हमने? चलिए याद, चलो। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स मिक्स हो जाते हैं। एक तो लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म है TSH की, ठीक है? मेटाबॉलिज्म ऑफ TSH इन लिवर एक किसके थ्रू होगा, डीमिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप की रिमूवल से, और हार्मोन की लिवर के अंदर, ठीक है? TSH थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, थायराइड हार्मोन T3 T4 वगैरह, ठीक है? इसमें क्या है कि इससे डीआयोडिनेशन, ठीक है? दोनों फर्क है। अब डीआयोडिनेशन क्या है, ये कोलॉइड है, ठीक है? थायराइड फॉलिकल के अंदर होता है कोलॉइड। अब हम बात कर रहे हैं इधर, ये वाले पोर्शन में, फॉलिकल की। फॉलिकल के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है? सिंथेसाइज्ड, और फिर क्या होगा कि उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। डिग्रेडेशन के बाद वो रिलीज करेगा, ठीक है? ये देखो, गोल्जी ऑपरेटर्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह इसको डिग्रेड करें, ये टूट गया, जो इधर फॉलिकल में पड़ा हुआ है, ये आ गया आपके पास इधर, ठीक है? अब क्या है कि ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन, ये जो आयोडीन है आप इसको ट्रैप कर रहे हो, ठीक है? ट्रैपिंग के बाद क्या होगा, इधर आयोडीन एंटर करेगा फॉलिकल के ल्यूमेन को, ठीक है? आयोडीन भी आ गया, थायरोग्लोबुलिन भी आ गया, टायरोसिन के साथ ये मिला और इसने मिड्स एंड डिट्स बना दिए। अब ये मिड है, ये डिट है, ठीक है? अब ये कोलॉइड के अंदर हो रहा है सारा रिएक्शन, ये वाला आयोडीनेशन और थायरोग्लोबिन से जो आपके मिड्स और डिट्स बन रहे हैं, ठीक है? आयोडीनेटेड जो टायरोसिन्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म T3 एंड T4, ये मिलकर इसने मिड और डिट ने T3 बना दिया, डिट और डिट ने T4 बना दिया। वापस आ गए आप उसके फॉलिकल में। वहाँ पे क्या है कि थायरोग्लोबुलिन कोलॉइड इज एंडोसाइटोस्ड एंड कंबाइंड विद द टायरोसिन, ठीक है? तो ये थायरोग्लोबिन फिर से आपका टायरोसिन से इसकी कॉम्बिनेशन हो गया, लाइसोसोमल एंजाइम क्लीव्स T4 T3 फॉर्म थायरोग्लोबुलिन कोलाइड एंड हार्मोन डिफ्यूज फ्रॉम फॉलिकल सेल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो अब ये आ गया आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो अब फ्री फॉर्म और बाउंड फॉर्म ये डिपेंड करता है, एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड कर जाएगा T4 और T3 घूमता रहेगा, ठीक है? ये थी फॉर्मेशन, और इतनी आसान आज तक नहीं देखी होगी, मैंने नहीं देखी वैसे इतनी अच्छी डायग्राम। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। अब ये देखो, रिलेशन हमने उस दिन की है, ये थायराइड पड़ा हुआ है, ये प्रीट्रैकियल फेशिया के अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है? इसके मीडियली सेंटर में ट्रैकिया, ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और ये एसोफेगस पड़ा हुआ है, ठीक है? अब आप आ जाओ इसके, किधर चला गया है? ये आपके पास ये सारे आ रही है कैरोटिड शीट, ये किधर आ रही है इसकी, ये इसका एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो ये पोस्टरो
लैटरल है, ठीक है, पीछे की तरफ। इसमें कैरोटिड शीथ है। अब इस कैरोटिड शीथ के अंदर क्या है आपकी, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल जगुलर वेन है ये वाली, और ये वाला है आपकी ये वाली वेगस नर्व, ठीक है। ये कंटेंट्स एमसीक्यूज में आते हैं ये वाले। वो कहती है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ये तीनों देगा और फिर एक एमसीक्यू आएगा कि ये नहीं है। अच्छा, और एंट्रोलैटरल जोन है आपका ये वाला, ये क्या है, सारे मसल्स हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, ओमोहायोइड, ठीक है। एक चीज रहेगी जो कि आपके पैराथायरॉइड हॉर्मोन्स हैं, वो इधर दिखाई नहीं रही पिक्चर में, लेकिन वो पोस्टीरियरली पड़े होते हैं। अब इधर आ जाओ, हमने की थी इसकी ब्लड सप्लाई, आगे भी इसका किधर टेबल है, तब मैं ये नहीं कराऊंगी इसलिए अभी करा रही हूँ। ये देखो, ये आ रही है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड, ये आ रही है इंटरनल कैरोटिड। बेसिकली कॉमन कैरोटिड आ रहा है नीचे से, उसने एक्सटर्नल लिया, उसने इंटरनल दिया। एक्सटर्नल ने आगे से क्या दिया आपको, ये ऊपर से सुपीरियर थायराइड आर्टरी, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, ये आ रही है आपकी ये वाली इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से आ रही है, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक से, ठीक है। इसके बाद अब आप आ जाओ वेन्स पे, ये जो है ना आपकी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इसके साथ कौन सी जा रही है, ये देखो, ये कौन सी है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, राइट साइड पे राइट की, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट की, ठीक है। अब ऊपर कौन सी नर्व आएगी, एक्सटर्नल के साथ ये आ रही है, ये वाली सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पूरी पिक्चर से इसलिए समझाया, पहले पिक्चर से नहीं समझाया था, ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। और इधर जोन सा है, ये देखो, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, ये पड़े हुए पोस्टीरियरली, ये सुपीरियर और इंफीरियर वाला। मैंने कहा था सुपीरियर वाला कहाँ से आएगा, फोर्थ पाउच से, इंफीरियर वाला थर्ड पाउच से। और ये देखो इसकी आर्टीरियल सप्लाई, थायरोसल्फाइकल ट्रंक की ब्रांच थी, ये थायरोसल्फाइकल ट्रंक, इसकी ब्रांच है ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये जा रही है, ये सुपीरियर वाला भी इससे है, इंफीरियर वाला भी इससे है, तो ये इनकी सप्लाई है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। जबकि सुपीरियर थायराइड वाली ये देखो सिर्फ ये ऊपर से सप्लाई कर रही है इतना पार्ट, वो इनको नहीं कर रही, तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज द सप्लाई ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स। अब ये करते हैं हम जल्दी से, डिस्निया ऑन लाइंग। अब जब होता है तो ये स्टर्न जो अपना थायराइड है लार्ज हो जाता है, तो ये पीछे ट्राइकिया कंप्रेस करता है, डिस्निया हो जाता है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, इंफीरियर थायराइड रिकरेंट लेरेंजियल के साथ रिलेटेड होते हैं, ब्रांच नहीं सॉरी रिलेटेड टू। अब ये डिफरेंट है, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी इज रिलेटेड टू सुपीरियर इंटरनल लेरेंजियल नर्व और आर्टरी, ठीक है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टमी और थायरॉयडेक्टमी। थायरॉयडेक्टमी में जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है ना, ऊपर वाली, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व या एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, ये आपकी थायरॉयडेक्टमी में जाएगी, जबकि ट्रैकियोस्टमी में आपकी क्या जाएगी, नीचे वाली रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। एक और फॉर्मूला याद रखो, थायराइड तो ऊपर ही है ना, फिर नीचे ट्रैकिया, ठीक है। तो थायराइड को ऊपर वाली सप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, नीचे वाला रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो ऊपर थायराइड है, थायरॉयडेक्टमी की तो ऊपर वाली उड़ी, ट्रैकिया नीचे है तो नीचे वाली उड़ गई। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीड ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी, तो थायराइड जब भी आपने थायरॉयडेक्टमी किया तो अब वो पूछ रहे कॉज ऑफ ब्लीड, तो ये वेन, इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक है। आगे चलो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हैवी ब्लीड, देखो एक है कॉमन कॉज ऑफ ओनली ब्लीड, अब हैवी ब्लीड की बात कर रहे हैं, एंटीरियर जगुलर वेन ग्रेटर देन इस्थमस। और टॉन्सिलेक्टमी में टॉन्सिलर आर्टरी पैलेटाइन वेन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली,
ठीक है, इवन ये 3 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर इसमें नहीं, मैंने नहीं कभी देखा, वैसे कर लेना ये वाले 3 पॉइंट्स। बफर सिस्टम जो मैंने असाइनमेंट दी हुई थी ना मिस वाली, वो ये थी। ये देखें, ECF, मिस, मैनेटॉल, इन्योलिन एंड सल्फेट। ठीक है, तो ECF के जो बफर्स है ना वो है मिस, मैनेटॉल, इन्योलिन एंड सल्फेट। इन्योलिन के साथ आता है MCQ। टोटल बॉडी वाटर के लिए, ठीक है, ड्यूटियम और ट्राइटी, हैवी वाटर D2 जी जी बिल्कुल, एंटीपायरिन वगैरह, एंटीपायरिन के साथ आता है, या आपके पास ड्यूट्रियम वगैरह के साथ आता है। ठीक है, प्लाज्मा बाकी ऐसा नहीं, इवेंस ब्लू के साथ बाजवा आता है प्लाज्मा का। ठीक है, और बस बाकी डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बताओ इधर मुझे। टोटल बॉडी वाटर अकॉर्डिंग टू 70 kg बॉडी वेट, जो एक 70 आइडियल kg of man. कितना 42 लीटर चले। ECF कितने हैं और ICF कितने हैं? 42 liters. ठीक है, ECF कितने, ICF कितने? 28 लीटर और 14 लीटर 28 लीटर क्या है डॉक्टर साहब? इंट्रासेल्युलर ICF। ठीक है, 28 लीटर। बाकी 14 हो गया ECF। ECF के 2 कंपोनेंट्स मजीद क्या हैं? प्लाज्मा होगा और एक और है, वो नहीं है। इंटरस्टिशियम, बिल्कुल, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियम। एक 3.5 होगा ठीक और है, एक जो 11 लीटर। ठीक है, देखो मैंने पता है कितना याद रखा था, पहले तो ICF ही भूल जाते हैं, फिर ECF ही। ECF के 2 कंपोनेंट्स हैं, ये मुझे याद था कि प्लाज्मा और इंटरस्टिशियम है। तो जिसके ज़्यादा कंपोनेंट है उसके हिस्से में हिस्सा कम है। घर का सबसे छोटा बेटा, उसको सबसे ज़्यादा कम हिस्सा मिलता है, मगर प्यार बहुत मिलता है। तो इसे प्यार बहुत मिला है, हिस्सा कम मिला है। ठीक है, तो इसके 2 बेटे हैं आगे से, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियम। ठीक है, अब ये देखो आई है ना, ठीक है, तो आई से आपका हो गया 11। आई और 11 एक जैसे लग रहे हैं, मतलब 10.5 रफली, लेकिन MCQ में 11 आता है। ठीक है, तो आई 11, ठीक है, और 2 आई इकट्ठे नहीं आते। तो ICF की बेसिकली जो सब डिवीजन है वो इंटरस्टिशियम हो नहीं सकती। ये हमारे ना जो ये एग्जाम है ना, और वैसे भी इसमें ये है कि 2 O इकट्ठे नहीं आते, ये सारा फॉर्मूला ही लगता है। तो सेम 2 आई इकट्ठे नहीं आते, मतलब इंटरस्टिशियम जोन सा है आपके पास इधर इकट्ठा नहीं आएगा। तो इंटरस्टिशियम अगर आपके ICF का नहीं है तो मतलब फिर ECF का है। तो अगर इंटरस्टिशियम ECF का है तो प्लाज्मा भी इसी का है। तो अगर आपने 3.5 प्लाज्मा याद रखा है तो मतलब ये कम हिस्से वाला है। बेटा ना भी याद रखो मगर ये याद रख लो, ठीक है, किसी तरीके से याद रख लो। तो ये आपके पास डिवीजन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मेजर ये बहुत MCQs कर रहे हैं, पता नहीं कितने कर रही हैं, मगर आगे इंशाल्लाह जब हम इसके सीरीज करते जाएंगे ना, ये आसान होता जाएगा। अब देखिए ये जितना पढ़ा है हमने, ये क्या MCQs में नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना ये सारा कुछ। अल्सर्स भी आए उसमें, उसमें आपकी ये लेयर्स भी आई, उसमें आपका ये ब्लीड वगैरह, डिड्रेनल वगैरह ये भी आया, उसमें आपके ये CCK वगैरह आ गया, इंसुलिन वगैरह आ गया, थायराइड आ गया उसमें। तो बेसिकली ये आतिफ अफजल बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। चलो अभी ना हमने सिर्फ ये यहाँ तक करना है, ये लास्ट TB तक, ये लास्ट पॉइंट रह गया हमारा। अच्छा बफर आ जाओ। मेजर ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर, अच्छा मेजर ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरस्टिशियल प्लाज्मा बफर इज बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो सा कहता है, वो क्या कहते हैं, किसकी फॉर्म होती है? एक होता है कि बायोकार्बोनेट की फॉर्म में सबसे ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। यही MCQ है मेरा ख्याल है। ठीक है, कार्बोक्सी, हाँ बाइकार्बोनेट। ठीक है, CO2। तो मेजर RBC, और वैसे भी मोस्ट कॉमन बफर भी यही है। ठीक है, ब्लड का, एक्स्ट्रा सेलुलर का, इंटरस्टिशियम का, प्लाज्मा, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर का ही सारा पार्ट है ना। ठीक है, अच्छा जी मेजर, अच्छा मेजर RBC बफर क्या है? RBC में जब हम हीम कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, सिड्रोब्लास्ट में जब शेप चेंज हो जाती है, वो फिर HB कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सारा, तो इसका हो गया HB। मेजर इंट्रासेलुलर बफर, इंट्रासेलुलर, इसमें प्रोटीन्स हैं।
सेल के अंदर। मेजर रीनल में हमेशा फॉस्फेट याद रखना। जब भी ये जो आपके रीनल पेशेंट्स होते हैं ना, वो फिर वो फॉस्फेट वाली वो उनको देते हैं, छोटी सी गोली होती है। मेजर यूरिनरी बफर, वो उसमें यूरिनरी में क्या जगह अमोनिया, जो मैंने कल बताया फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं या सुबह बताया था, ठीक है। तो उसमें यूरिनरी में फिर क्या जाता है, अमोनिया। इस तरह स्टोरीज इंटर रिलेट करो कि रीनल वाले पेशेंट्स होंगे ट्यूब्यूलर, ठीक है, तो उसमें फॉस्फेट होगा क्योंकि हम वो फॉस्फेट वाली गोलियां देते हैं अगर किसी ने रीनल उसमें किया हो हाउस जॉब वगैरह, ठीक है। तो यूरिनरी में अमोनिया जा रहा होता है क्योंकि वो अगर रिटेन होने लग जाएगा तो फ्लैपिंग ट्रेमर। इस तरह करके छोटी छोटी कहानियां जोड़ लो। मेजर बोन बफर, बोन में जारी पता है कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लूकोनेट के साथ दे सकता है, कुछ दे सकता है, ठीक है। तो बीबी ब्लड बफर, सॉरी बोन बफर है सीसी, ठीक है, BBCC, ठीक है। चलो हो गया ये। अभी मैलिग्नेंसी मैंने कल बताया और इसके बगैर ही बताया, MIPNC। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए मेटाप्लेजिया, I से इन्वेजन, P से प्लियोमॉर्फिज्म, N से NC रेशियो इज इंक्रीज्ड। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, इन्वेजन डायग्नोसिस फॉर मैलिग्नेंसी, और वो वेस्कुलैरिटी किसकी इंक्रीज होती है, किसकी फीचर है, कार्सिनोमा की का फीचर है इंक्रीज वेस्कुलैरिटी। ठीक है। उसमें भी सार्कोमा, MCQ के साथ ना, वैसे तो ठीक है उसी की टाइप है, मगर जो टिपिकल वर्ड है ना इसके लिए जो CPSP यूज करता है वो सार्कोमा, ठीक है। अच्छा वो अब एक्चुअली मुझे वर्ड याद नहीं है कार्सिनोमा। कोई बात नहीं चलता है, हमने चला ली है, ठीक है। मुझे पता था आपको आता है बट वो बस बाज दफा नहीं आता ना जेन में। अब एक ग्रेड है, एक स्टेज है, ठीक है। ग्रेड बेसिकली क्या है कि जब हम जैसे क्लास की ग्रेड्स हैं, ठीक है, ग्रेड्स के बाद फिर हमारी स्टेजिंग होती है। ग्रेड में क्या है, न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम टीचर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन ही करते हैं। हाईली डिफरेंशिएटेड, माइल्डली डिफरेंशिएटेड, ठीक है। कुछ को कहेंगे भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, जीरो हो तुम। जो सबसे टॉपर है उसे कहेंगे, तो ये बेसिकली ना उसने न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन ही किया हुआ है, ठीक है। हम तो भाई ये दरमियान वाले थे, ये वाले जो उनसे थे अल्लाह जाने अब कहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉक्टर हो गए। ठीक है। तो ये न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है कि ग्रेडिंग है, ठीक है। तो तारे निकलते हैं भाई ग्रेडिंग से, न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन होती है, फिर डिग्री मिलती है MBBS की, फिर हम लोगों की माइटोसिस होने लग जाती है FCPS, ठीक है, फिर पार्ट 1 फिर पार्ट 2, ठीक है। तो ये सारे ग्रेड्स हैं, न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन और फिर माइटोसिस, ये सब ग्रेडिंग के साथ हैं। फिर है स्टेजिंग, ठीक है। स्टेजिंग में आपकी आएगी एक्सटेंड ऑफ स्प्रेड, कितना स्प्रेड हुए, और लिम्फ नोड्स। तो ये जो हम ब्रेस्ट की कर रहे होते हैं TNM, ठीक है, इसमें क्या था कि एक्सटेंड ऑफ स्प्रेड के कौन से क्वाड्रेंट में, ये जो इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में गया है, नीचे लंग्स है वहां पे गया है या नहीं गया, और एक्जिला में स्प्रेड तो नहीं हो गया, ठीक है। तो बेसिकली लिम्फेटिक स्प्रेड और एक्सटेंड ऑफ स्प्रेड के किस हद तक है, ये हो गया उसका स्टेज, ठीक है। तो ब्रेस्ट की जो हम करते हैं वो स्टेजिंग है, और ग्रेडिंग में हम समझो वो जो मैंने बता दिया कि किस तरह से टीचर्स से कर के था हम FCPS तक आते हैं, न्यूक्लियर डिग्री एंड माइटोसिस। अब ये थी प्री मैलिग्नेंट लेयन एंड प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। देखो लेयन और कंडीशन में फर्क क्या है, कंडीशन जो है ना बेसिकली जाता ही जाता है आपकी इसकी तरफ में, बेसिकली दोनों ही मैलिग्नेंट के लिए प्रोन है, मैलिग्नेंसी के लिए प्रोन है। क्यों, क्योंकि देखो एक में हो रहा है प्लियोमॉर्फिज्म जो कि फीचर है ये, एक है जो आई इंक्रीज NC रेशियो, ये भी है फीचर आपकी किसकी, इसकी मैलिग्नेंसी की, ठीक है। मैंने अब किस तरह याद रखा था कि हमने प्लियोमॉर्फिज्म किस तरह करना है और हमने अपना कंडीशन कैसे कैसे करना है, ठीक है। मैंने यूँ लिखा था LP गैस होती है ना, LPG वैसे कहते हैं लो प्रेशर गैस, L से हो गया आपका लेगिन, P से हो गया प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है, LPG। तो लेगिन एंड प्लियोमॉर्फिज्म इकट्ठा हो गया, और आपका CC कंडीशन, C से NC रेशो, C और C, ठीक है, इस तरह।
तो इन दोनों में LPG और CC। अब आ जाओ मोस्ट लीथल प्री मेलिग्नेंट लेजन और मोस्ट कॉमन जोन सा है प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। अब ये देखो, अब लेयन को याद रखो। सबसे पहले वो कहता है कि मोस्ट कॉमन जो आपकी लीथल लेयन है ना, लीथल लेयन, ठीक है, वो कौन सी है? वो है आपकी एरिथ्रोप्लेकिया। और जो आपकी कॉमन है वो क्या है? ल्यूकोप्लेकिया। इसी तरह कंडीशन की बात करें तो जो मोस्ट जो लीथल कंडीशन है वो कौन सी है आपकी? लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस। और जो आपकी कॉमन कंडीशन है वो कौन सी है? सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। इतना टेबल याद रखोगे, ये चीज नहीं भूलेगी। एक चीज। अब दूसरी चीज हम इधर आ जाते हैं। ये जो व्हाइट पैच आया हुआ है ये क्या है? ल्यूकोप्लेकिया है, जो कि है कॉमन है, कॉमनली फाउंड है, कॉमन लेयन है, ठीक है। जबकि लीथल, रेड इज लीथल, ल्यूको सॉरी एरिथ्रोप्लेकिया जोन सी आपकी वो क्या है कि लीथल डेडली है, रेड इज डेडली, लीथल लेयन। ये सिर्फ एक पैच है, लेयन हुई है थोड़ी सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, एक तो ये एरिया ज्यादा है, फाइब्रोसिस मतलब स्कारिंग, स्कारिंग में आपके कार्सिनोमा का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसका क्या हो गया आपका कि एक सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, एक लाइकन प्लेनस, लाइकन प्लेनस सिस्टेमिकली इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपकी ये कंडीशन, आपकी ये जो सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, ठीक है, ये क्या कर रहा है? कॉमन है प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। और लीथल कौन सी है? ये क्यों लीथल क्यों है? ये आपकी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन कर रही है। और कौन कौन से पार्ट्स करेगी वो भी मैं बताती हूँ। लाइकन प्लेनस टंग के ऊपर भी सारा ऐसे जियोग्राफिक लंग टंग टाइप, ठीक है। ये विजाइनल एरिया, इचिंग, उधर भी अल्सर्स, ठीक है। आपके नेल की, ठीक है, सारी पैथोलॉजीज आएंगी, स्किन की पैथोलॉजी आएगी। और ये टंग टंग कार्सिनोमा, इसलिए ये जो है अपना लीथल कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, बाकी सारा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये क्या क्या इम्पोर्टेंट, ठीक है। इतना नहीं, बस आपने ये करना है कि लीथल कंडीशन और लीथल जो कॉमन कंडीशन, ये दो याद रख लो। तो ये कॉमन लेयन और लीथल लेयन ये आपको इजीली याद होगा। इन दो को याद कर लोगे तो वो इजीली हो जाएगा। तो लीथल डेडली है तो वो लाइकन प्लेनस है, लीथल लाइकन, लीथल लाइकन, ठीक है। और साथ में सी कंडीशन। चले अब आगे चलते हैं। लोकली मेलिग्नेंट, उस दिन सब लोग कह रहे थे बेसल सेल इज ग्रेटर देन अम्लियोब्लास्टोमा। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इज बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ये अपर लिप पे होता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? ये ईयर लोब्यूल है, ये लिप है, ये नोज है, तो ये इस वाले पार्ट में होगा, अपर लिप तक, ठीक है, एंगल ऑफ माउथ तक, बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Most common site of basal cell carcinoma is upper lip. Most common after basal cell carcinoma is, ठीक है, basal cell carcinoma के बाद most common carcinoma कौन सा है? Squamous cell. Most common site of squamous cell is lower lip. Pre-malignant lesion which must be excised is, excised मतलब आप निकालो कि उसने कार्सिनोमा में चल जाना है, वो है एक्टिनिक कैराटोसिस ऑन चीक, ठीक है, चीक के ऊपर। ये MCQ आता है, ये वाला ना इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ये सारा आपका डर्मा से रिलेटेड है। अच्छा, ब्लू सेल ट्यूमर, उस दिन किसी ने ब्लू सेल का कहा था ना, ठीक है, जीन एम्प्लीफिकेशन था, तो इसमें कैटेकोलामीन्स भी आप लोग ऐड कर लो, तो ये न्यूरोब्लास्टोमा। उस दिन किसी डॉक्टर साहब ने मुझे जवाब दिया था। अच्छा, मोस्ट एग्रेसिव कार्सिनोमा इज मेलानोमा। इसके बाद आ जाओ
मोस्ट कॉमन नीवस इन चिल्ड्रन। अब दो चीज़ें, एक है चिल्ड्रन में कौन सा है और एडल्ट में। नीवस लाइक ब्लैकिश सा लग रहा होता है, हमें लगता है कि मोल है बाजू, वो इतना हाइटेड मार्जिन होता है और वो कार्सिनोमा कॉज कर रहा होता है। तो बच्चों में जो सा जंक्शनल है, बच्चे हैं ना वो माँ बाप को जोड़ते हैं, ठीक है, इवन जितने मर्जी खराब सर्कमस्टेंसेज हों, तो ये जंक्शनल होगा। और जो एडल्ट्स में वो इंट्राडर्मल है। अब वो कौन से हैं ये देखें। बच्चे ना बड़े सच्चे होते हैं मन के, ये तो ये होगा जंक्शनल। और जो बड़े हैं वक्त के साथ मैले कुचैले सब कुछ, तो वो बड़े मीसने गुन्ने हो जाते हैं इंट्राडर्मल स्किन के नीचे, ठीक है, पहचान ही नहीं सकता बंदा उन्हें सतही लेवल पे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंट्राडर्मल हो गया एडल्ट्स और जंक्शनल हो गया बच्चों का। हाईएस्ट मेलिग्नेंट पोटेंशियल इज ऑफ व्हाट, डिस्प्लास्टिक निवस। डिस्प्लेजिया का वैसे भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेलिग्नेंट पोटेंशियल किसका, डिस्प्लास्टिक निवस का। मेल एज लेस देन 40 सेमिनोमा विद एलडीएच भी है, इधर एलडीएच नहीं डाला उसने। तो अगर मोर देन 50 है तो फिर लिम्फोमा। मैंने उस दिन आप लोगों को ये चीज़ बताई थी पहले ही, हालांकि एमसीक्यू अभी तक नहीं आया था। ट्यूमर कंटेनिंग मैच्योर सेल्स, देखो मैच्योर सेल्स टेराटोमा। टेराटोमा में क्या है, टीथ्स मिल रहे हैं, बोन्स मिल रही हैं, हेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जर्म लेयर्स होती हैं इसमें। आगे डेरिवेटिव्स, एएफपी जो कि एसीसी का मार्कर है। शलर ड्यूअल बॉडीज हैं, ये यॉर्क सैक ट्यूमर में है, ठीक है, ये यॉर्क सैक वाला आता है आपको एमसीक्यूज ना ये वाले। अब ये टेराटोमा वाला तो अभी आया था ना इस वाली बारी में। ये तो मुझे याद नहीं आया होगा, ये आता था इसलिए याद नहीं है, जो नहीं आते ना वो याद रह जाते हैं, मुझे इसलिए याद ही नहीं आया होगा डॉक्टर आयशा, मुझे भूल गया है। अच्छा, कॉल एक्सनर बॉडीज, देखो ग्रैनी वाला था ना कि कॉइन लाइक लेयंस हैं, तो ओविनियन जो आपका है ना ये ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, उसमें होते हैं कॉल एक्सनर बॉडीज। ये देखो फ्लूइड फिल्ड होते हैं ये, ठीक है। कॉल एक्सनर बॉडीज, तो पीएस पॉजिटिव ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये वाले, और साथ में ये फ्लूइड फिल्ड होते हैं साथ में, ठीक है। तो ये ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर वेरिएंट ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या ओवेरियन कार्सिनोमा। ये दो फीचर्स हैं, एक तो एएफपी विद शेलर ड्यूअल बॉडीज और एक कॉल एक्सनर बॉडीज, ठीक है। ये ऐसे ही आती हैं चीजें। जाइंट सेल ट्यूमर एपिफिसिस में होता है, सोप बबल अपीयरेंस। अब मेरा ख्याल है ये डॉक्टर ऐसे ने कराया होगा जियोमेड। हाँ जी डॉक्टर उसामा, ठीक है। जी से हो गया जाइंट सेल, ई से हो गया एपिफिसिस, ओ से हो गया ऑस्टियोसार्कोमा, एम से मेटाफिसिस, ई से इविंग, डी से डायाफिसिस, ठीक है। अगर आप लोगों को क्या बोन पार्ट्स आते हैं, अब ये देख लो एक दफा। ये होती है आपकी एपिफिसिस, होती है एपिफिशियल प्लेट, ग्रोथ यहाँ से हो रही होती है, ठीक है। सेंटर में होती है आपकी डायाफिसिस, ठीक है। और फिर होती है आपकी मेटाफिसिस, ठीक है, ये मेटा। तो ये हो गया ई एपी डाया और मेटा। तो जी ई जाइंट सेल, ओ एम, ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा। अब इसको मॉसी कर लो, वैसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑस्टियोसार्कोमा ही भूल जाते हैं। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा था, सार्कोमा था, ब्लास्टोमा था, क्या था, तो सार्कोमा, ठीक है, जिसकी वेस्कुलैरिटी एक पैथोग्नोमिक फीचर है। और डी से हो गया आपका डायफिसिस, जिसमें मेड ईडी, ठीक है, इविंग सार्कोमा। इविंग एमी अनियन, ठीक है, कि ये जो अनियन होता है ना ऐसे, तो ये अनियन टाइप की इसकी वो है, ठीक है, इविंग अनियन टाइप। एक चीज हो गया, इविंग के फीचर है। अब ये एमसीक्यूज भी आता है कि इविंग इज लाइक व्हाट, अनियन। अब ये जो है ना जियो में ई, जी ई जाइंट सेल्स, ये किस तरह है, तो ये जो आपका एपिफिसिस है ना, लेट्स सपोज ये एपिफिसिस है बोन का ना, ये वाला, तो ये एपिफिसिस में ना ऐसे होता है जैसे यूं सोप बबल बने हुए हैं। साबुन की झाग नहीं होती, सर्दियों में क्या पता हो साबुन की झाग कैसी है, नहाना ही नहीं होता,
ठीक है। तो चलिए आगे हम करते हैं GEOM, ठीक है। अब ऑस्टियोसार्कोमा रह गया। ऑस्टियोसार्कोमा के ना 2 फीचर्स हैं। इसका आता है ऐसे ना, इधर 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 इसका आता है आपका ऑस्टियोसार्कोमा का कॉर्डमैन ट्रायंगल। ये कॉर्डमैन ट्रायंगल बना हुआ है, ये ऐसे ना ग्रोथ सी होती है कॉर्डमैन ट्रायंगल, और उसमें सन रे अपीयरेंस आती है यूं, जैसे सूरज आ रहा होता है ना आपका, ग्रो कर रहा होता है, तो ये ट्रायंगल, और इसमें से ये सन रे अपीयरेंस, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज थे सारे कि अनियन लाइक किसमें है, ई से इविंग, ठीक है। दूसरा वो कहेगा इविंग था, दूसरा कहेगा वो सोपेबल, जो कि किसका था आपका जाइंट जाइंट का, ठीक है। जाइंट सोप, जाइंट सोप, बड़े सोप बनने लग गया भाई, वो जितना एक साबुनदानी जितना नहीं है, बड़े आते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा में क्या था, सन रे, एस से सन रे, और दूसरा कॉर्डमैन ट्रायंगल, अच्छा ठीक है। कॉर्डमैन ट्रायंगल। बिल्कुल। अच्छा, ये थी हमारे पास फीचर्स, एक बस इतना काफ़ी है इनमें, ठीक है। ये इसी तरह ही आते हैं। आगे किधर है, ऑस्टियोब्लास्टोमा करें। अब ब्लास्टोमा बच्चा, ठीक है, वर्टिब्री। ऑस्टियोब्लास्टोमा कर्स इन वर्टिब्री। ये आता नहीं है लेकिन फिर भी कर लो। अच्छा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन। अच्छा, बोन में भी मेडुला होता है और साइड पे कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। हैज, अब ये क्या लिखा हुआ है नीचे, हैज रेडियोल्यूसेंट आई ऑस्टियोइड कोर। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में क्या है कि कॉर्टेक्स होती है ऑफ लॉन्ग बोन और साथ में रेडियोल्यूसेंट ऑस्टियोइड कोर। यार ये इतना आता नहीं है, मगर चलो लिखा हुआ, ये शायद रेडियोलॉजी वालों के क्वेश्चंस होते होंगे, ठीक है। ओवरऑल आतिफ अफजल ने तो सारे पॉइंट्स इकट्ठे ही लिखे हुए हैं, मगर देख लो, अगर ये रिटेन रह जाए वेल एंड गुड, ना रहे तो वो परेशान होने की बात नहीं है, हर चीज़ रिटेन हो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये मैंने बता दिया, कॉर्डमैन हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, रेडियो सेंसिटिव फेज, देखो रेडिएशंस हैं प्रोन टू कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये G2 और M फेज है। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है। G1 फेज होती है, इधर जारी हो रही होती है, और G2 फेज में क्या होता है, उसने माइटोसिस करना होता है आगे, ठीक है। तो सिंथेसिस, इधर क्रोमैटिन मटेरियल G1, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज, ठीक है। तो G2 और M फेज रेडियो सेंसिटिव होती है। अच्छा, रेडियो रेजिस्टेंट फेज कौन सी है, एस फेज। एस फेज जहाँ पे क्या हो रही है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, ये रेडियो रेजिस्टेंट। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें आपको मुंह भूलेंगी ये वाली तो। कीमो सेंसिटिव कौन सी है, एस फेज, ठीक है। अब ये वाले हो गए कुछ ऑक्यूपेशनल, ये सारे टेबल्स आते हैं आपको बार बार। एंजियोसार्कोमा इन प्लास्टिक फैक्ट्री, प्लास्टिक में विनाइल, वो पॉलीविनाइल होता है ना, पीवीसी पाइप्स वगैरह प्लास्टिक के, तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया एंजियोसार्कोमा, ठीक है, इन प्लास्टिक। अब वो ये नहीं कर रहा कि विनाइल क्लोराइड, बाज़ वो विनाइल क्लोराइड दे रहा है, बाज़ वो एंजियो कार्सिनोमा दे रहा है आपको उसमें एमसीक्यू में। और अगर यही एंजियोसार्कोमा वैसे लंग अगर फार्मर्स में होगा तो हमेशा आर्सेनिक को पिक करना है, ठीक है। और वैसे देखो ना, विनाइल क्लोराइड के साथ आपका एंजियोकार्सिनोमा, और फार्मर्स में आर्सेनिक एंजियोकार्सिनोमा। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर में लिवर एंजियोकार्सिनोमा। अब इधर आपका वो नहीं है, अपना फार्मर नहीं है, ठीक है। अगर इधर भी फार्मर होता आर्सेनिक की तरफ ही जाते। अच्छा, प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर है, स्मोकिंग है, तो रिस्क क्या होगा, एक तो कॉज इसकी क्या होगी, स्मोकिंग होगी, ठीक है, मेन स्मोकिंग होगी, फिर आपकी प्लास्टिक फैक्ट्री का होगा। तो स्मोकिंग में क्या आएगा आपका, पहले लंग कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एंजियोसार्कोमा। जैसे ऊपर प्लास्टिक फैक्ट्री था ना, तो उसने लिखा हुआ एंजियोसार्कोमा, तो इधर आपने पहले लंग कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एंजियोसार्कोमा। हाइड्रोकार्बन टायर फैक्ट्री, एरोमेटिक एमाइंस वगैरह में ब्लैडर कार्सिनोमा, ठीक है। स्मोकिंग प्लस हाइड्रोकार्बन्स, लंग कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन ब्लैडर कार्सिनोमा। लिवर कार्सिनोमा में मेन कॉज है आपकी अल्कोहल, फिर एफ्लाटॉक्सिन्स, फिर स्मोकिंग,
ओवरऑल जहाँ स्मोकिंग मेंशन है वहाँ स्मोकिंग, बट लिवर में अल्कोहल, देन एफ्ला, देन स्मोकिंग। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा में स्मोकिंग, एमाइंस, हाइड्रोकार्बन्स। अब एक है ये ट्रांजिशनल, एक है स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस सेल में आपके ये इनड्वेलिंग कैथेटर्स, शिस्टोस्टोमा, ठीक है, किधर है ये स्क्वेमस सेल में शिस्टोस्टोमा, स्टोन्स, इनड्वेलिंग कैथेटर्स, ठीक है। यही सीक्वेंस याद रखना है। ये कुछ सीक्वेंसेस हैं, इनको ना मेरे बाद एक दफ़ा देख लेना, रट लेना। एक्यूट इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी क्या करता है? डिस्क्वेमेशन, स्किन की जो एपिथेलियम और उसको डैमेज करेगा, कैंसर कॉज करेगा। 5 ईयर और 10 ईयर्स, 5 ईयर्स में क्या करेगा? स्किन चेंजेस, और 10 ईयर में लिम्फोप्रोलिफरेटिव या क्या था इसका कोई? जी यही था ओके यही ठीक था है। यही था कि 5 इयर्स में जो है वो स्किन पे करेगा और 10 इयर्स में लिम्फोप्रोलिफरेटिव चेंजेस आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये ना एमसीक्यू आता है और वो पूछता है, और 10 ईयर 5 ईयर का भी पूछता है साथ में। अच्छा, क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी में क्या है? एंड आर्थराइटिस ऑब्लिटरेंस, ठीक है। ये वैसे नहीं आता, लेकिन इसको इस तरह ही देख लो। लेट इफेक्ट वही 10 ईयर्स वाली के लिम्फोप्रोलिफरेटिव, और एक्यूट इफेक्ट में वो डिस्क्वेमेशन जो कि आपकी स्किन कैंसर को ले जाएगी। कॉमन मेथड टू डिटेक्ट ट्यूमर, ट्यूमर मार्कर्स हम कराते हैं जो रूटीनली, मगर ट्यूमर सेल्स देखने हैं तो पेरिफेरल स्मीयर देखोगे, फिर जिस तरह वो इमेच्योर सेल, ये सेल, वो सेल, ठीक है, वो फिर आएंगे आपके। रिगार्डिंग सेंसिटिविटी टू रेडियोथेरेपी, तो ये लार्काना सुई गैस कंपनी, गैस में ब्रेन सेल ग्लायोमा, रीस्ट। अच्छा, ये सारे ना अब एरियाज हैं, ठीक है, जो वो कह रहे हैं कि कौन सा सबसे कम है, कौन सा सबसे ज़्यादा है। मैंने लिटरली अब मैं माशाल्लाह क्या बोलूँ इस पे कि मैंने कितनी अटेम्प्ट्स दी हैं, मगर मैंने जो देखे हैं ना क्वेश्चंस, क्योंकि आंसर्स तो कभी देखे नहीं थे, मगर ये यकीन जानो मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी कभी नहीं देखे, ठीक है, ये वाले सारे मैंने नहीं देखे नहीं आते हुए, ठीक है। हाँ, ये मेनिंजियोमा आता है, इसके अलावा मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। रेडियो सेंसिटिव पहले हम कर लेते हैं। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? स्किन। स्किन का कैंसर ना, जैसे ही रेडिएशन से एक्सपोजर, वो देखो एक्यूट इफेक्ट से आपको मतलब किसी को भी कैंसर हो सकता है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन इज स्किन, एंड सबसे बड़ा ऑर्गन भी स्किन है हमारी बॉडी का। अच्छा, रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन हो गया, और म्यूकोजा किसकी है? इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब लीस्ट पे आ जाओ। लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सी है? विजाइना। और जो आपका ब्लड सेल है वो कौन सा है? प्लेटलेट्स। हो गया। इस तरह का करते रहते वो मिक्स हो जाता, ठीक है। इसका थोड़ा इजी हो जाता है कि पहले आप मोस्ट कर लो। ऑर्गन ऑर्गन की बात करो तो ऑर्गन में सबसे ज़्यादा कौन सा है? स्किन। सबसे लीस्ट कौन सा? विजाइना। अब आप बात कर लो म्यूकोजा। म्यूकोजा में मोस्ट है आपकी इंटेस्टाइन्स, और लीस्ट सेल कौन सा है? प्लेटलेट्स। अच्छा, रेडिएशन इंड्यूस्ड ब्रेन मेलिग्नेंसी, मेनिंजियोमा, ठीक है, ये आता होता है। रेडिएशंस के बाद कौन सा हो गया? मेनिंजियोमा। एक ये आता है, एक ये लाड़काना वाला आता है। ओवरऑल रेडिएशन इंड्यूस्ड कार्सिनोमा इज ल्यूकीमियाज। अब वो कहते हैं कीमोथेरेपी कॉज डेथ बाय सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस, और रेडिएशंस बाय, ये कोई आंसर करे? फ्री रेडिकल रेडिएशन। हाँ जी, बिल्कुल डॉक्टर सामा। फ्री रेडिकल्स जो उनसे बनते हैं, रॉस वगैरह, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी वगैरह से, तो वो है, ठीक है, इसका आंसर। अच्छा, इसके बाद, और ये एमसीक्यू आता है, ठीक है, रेडियोथेरेपी के बाद से आपका रॉस या फ्री रेडिकल्स। मैंने ना पेपर, या तो ये रॉस और फ्री रेडिकल्स को ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 क्वेश्चन आते थे, मतलब ये कोई समझे इस साल के स्टार्ट की अटेम्प्ट होगी या पिछले साल की होगी। अच्छा, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग मैंने कल बताया था, ऑन्डेंसिट्रॉन, इसका क्या था? 5-HT3 एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट? एगोनिस्ट है। नहीं डॉक्टर आयशा, एंटागोनिस्ट, ठीक है। सॉरी महोदय। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने ना कल कहा था कि एंटीमेटिक है ना, एंटीमेटिक, तो आपने एंटी से आंटा याद रखना है, ठीक है। चलो, एंटा मतलब।
अच्छा चलिए, वायरस कॉज, देखिए मैं कहती हूँ आप इतना उससे नहीं सीख सकते हो, गलतियों से ज़्यादा सीखते हो, ठीक है? तो गलतियाँ करें, अभी तो टाइम है। अच्छा, वायरस कॉज मेलिग्नेंसी बाय, अभी कल बात हो रही, नहीं परसों बात हो रही थी, एक था प्रोटीन सिंथेसिस, एक था प्रोटोन को जीन, तो इसमें सीक्वेंस क्या है? प्रोटोन विजिन मोर देन प्रोटीन सिंथेसिस। डॉक्टर आयशा ये कंफर्म है? मुझे क्यों नहीं, क्योंकि नहीं है। प्रोटीन है या प्रोटोन को जीन है? मैम खाया था, फिर बाद में प्रोटोन का नाम खाया। क्या डॉक्टर कौन बोल रहे हैं डॉक्टर? मैम शायद आपने प्रोटीन पहले लिखवाया था, बाद में मैं तो अभी भी प्रोटोन का प्रोटीन पहले ही लिख रही थी, ठीक है, मगर डॉक्टर आयशा ने कहा है कि प्रोटोन को जीन है, तो मुझे कंफर्म नहीं है कि ये वो कंफर्म्ड है या मैं कंफर्म्ड हूँ, मुझे तो थोड़ा ये हाँ, तो प्रोटोन को जीन्स जो होती है ना, वो ऑलरेडी आप ये समझ लेंगे दे आर ऑल सेट टू जस्ट हैव एन हिंट अबाउट मेकिंग समथिंग बैड। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए जो है वो जाके चेंज होगा, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस चेंज होगी। प्रोटोन के जीन्स में जो है वो यानी एज ए नेम इंडिकेट्स वो ऑन्कोजेनिक फैक्टर उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उनको बस एक हिंट चाहिए है। तो दैट इज व्हाई ये मैंने इस तरीके से याद रखा हुआ था। अब अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एनीबॉडी। मुझे तो लगता है कि शायद बाकियों को में भी आइडिया ही ना हो, मगर मुझे भी भूला हुआ है, इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ, आपने इस तरह याद किया हुआ है तो आपने काफ़ी देर से याद किया होगा, आप कंफर्म होंगी। हम आपके कंफर्मेशन पे चल लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं कंफर्म करके फिर भी बता दूंगी। इस वक्त हम आपको ही फॉलो कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन इसको ना मैं फिर भी कंफर्म करके ग्रुप में भेज दूंगी, तो ये अभी हम होल्ड पे रखते हैं इसको, आगे चलते हैं। अच्छा, हैव बाय यूजिंग, अच्छा और यूज़ क्या करते हैं, ये ऑन्कोजीन करते हैं, ठीक है। रेडिएशन कॉज मेलिग्नेंसी बाय, दे हैव प्रोटोन्कोजीन बाय प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल, ये भी डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, ठीक है। रेडिएशंस में हैविंग प्रोटोन्कोजीन्स और प्रोड्यूस करेगा फ्री रेडिकल्स। अच्छा, इस तरह हमने अब कितने कर लिए हैं आज, देखते हैं पेपर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमने 8 किए हैं, और वैसे तो बहुत सारे हैं ये देखो, ठीक है, मगर एंड तक ये सब हो जाएगा, और ये इसको एटलीस्ट पढ़ लेना करना, क्योंकि ये एक जगह पे सब इकट्ठा हुआ है। और कल के लिए मैंने बताया था कि आप लोगों के हैं एमसीक्यूज, कौन से भला?